ठीक है, आई थिंक 1 मिनट हो गया है. वी कैन गेट स्टार्टेड. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. My name is Umair Aslam. I am from batch 15, working as a senior manager S&P Global Islamabad. Again, I think recently, अभी 2-3 weeks पहले अभी हमने JI के campus भी visit किया था along with other EC members from JK Alumni Association. तो I am working again, जो लोग मुझसे मिले थे, I am working as a vice president marketing, taking after all the marketing activity which JK Alumni Association is doing. इस जीके एलुमनाई एसोसिएशन लास्ट आई थिंक हमने 1-2 साल से आप लोगों को काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे होंगे. हम लोग काफ़ी ज़्यादा सेशंस पे फोकस कर रहे हैं. जो इश्यूज हमें जो स्टूडेंट्स के हमें फीडबैक मिल रही है, जो हमें रीच आउट करता है और बताता है किस किस्म के हमें सेशन चाहिए. लास्ट जो मेरा आप लोगों के साथ इंटरेक्शन था उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे कि यूएस में हम लोग एडमिशंस मास्टर्स में लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा. तो उसी फीडबैक पे करते हुए हम लोगों ने ये वाला सेशन आपके लिए किया है. एक जो क्वेश्चन आई थिंक आप सारों से मैं सेशन स्टार्ट होने से पूछूंगा, जो आज हमारे पैनलिस्ट हैं इनमें एक चीज कॉमन है. कोई गैसेस इनका कोई गैस कर सकता है कोई कि क्या चीज कॉमन है और क्या. अगेन जो मैं चीज पूछना चाह रहा हूँ, तीनों जिकियन है, तीनों डिफरेंट बैजेस से हैं, टाइप भी कर सकते हैं, कोई माइक पे बता भी सकता है. काजी. हाँ जी. सर नेम फैमिली नेम काजी है. ठीक है, तीनों तीनों भाई हैं हमारे. ठीक है, तीनों एक बैच 15 के हैं, बाकी जूनियर बैचेस के हैं, बट जहाँ तीनों भाई हैं. आप अगेन जो पोस्टर आप लोगों ने देखा होगा उसमें देख रहे होंगे माशाल्लाह तीनों इस वक्त पाकिस्तान से बाहर हैं और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में इधर मास्टर्स कर चुके हैं और भी कुछ पीएचडी कर रहे हैं. और एक हमजा जो सबसे छोटे भाई हैं वो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे मास्टर्स कर रहे हैं. तो हाँ जी, आई थिंक यूनिक एक्सपीरियंस होगा आप तीनों के लिए. 3 डिफरेंट भाइयों से, 3 जायके के 3 डिफरेंट एराज और इवन के स्कॉलरशिप के जो एरा आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हुए हैं, उससे आप लोगों को पता चलेगा कि भाई आप पुराने अगेन 8 से 10 साल पहले स्कॉलरशिप लेने के लिए किस तरह लेना होता था या मास्टर्स एडमिशन्स के लिए, और अब क्या चेंजेस आ गई हैं. ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं मूव करता हूँ अगेन अपने पैनलिस्ट की तरफ अगेन. और आई थिंक ये जो चीज़ होगा, आप लोग जो क्वेश्चन है साथ साथ आप टाइप भी कर सकते हैं. मैंने एक शीट शेयर की थी उसमें सिर्फ एक हुआ है. तो अगेन टू ऑल द स्टूडेंट्स, आप लोग क्वेश्चन डायरेक्टली माइक पे आके भी पूछ सकते हैं एक दफ़ा जब ये सारे अपना इंट्रो दे देंगे और अपने एक्सपीरियंसेस एट हाई लेवल आपसे शेयर कर देंगे. जो आपके क्वेश्चंस हैं आप एक एक करके हैंड रेज कर सकते हैं. इसमें हैंड रेज की भी ऑप्शन है, आप टाइप कर सकते हो और आप माइक पे आके भी पूछ सकते हैं. ठीक है, थैंक यू गाइस. विल मूव टू इब्राहिम काजी. अस्सलाम वालेकुम. मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ ना. मैं बैच 15 से हूँ. मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में बैचलर्स किया. फिर मैंने 1 साल जॉब की एज अ डिज़ाइन इंजीनियर इस्लामाबाद में. वो एक इंस्टीट्यूट है जो कि डिफेंस के प्रोजेक्ट्स करता है. ये केयर के नाम से, सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च इन इंजीनियरिंग. फिर उसके बाद मैं मास्टर्स के लिए चला गया स्वीडन. वहाँ से मैंने किया सिस्टम ऑन चिप डिज़ाइन में मास्टर्स किया. फिर 1 साल उधर मैं स्विट्जरलैंड में एज आर्य काम करता रहा. फिर उसके बाद मैंने मास्टर्स मैंने किया सिस्टम ऑन चिप में, पर स्पेशलाइजेशन थी मेरी ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में, आईसी डिज़ाइन. फिर पीएचडी के लिए मैं चला गया बेल्जियम वहाँ से. और पीएचडी मेरी थी ये आईसी डिज़ाइन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में. और अभी मैं थीसिस लेकर हूँ अपना, और साथ में मैं बेल्जियम में हुआवे में एज अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजीनियर काम कर रहा हूँ. ठीक है, थैंक यू इब्राहिम. मूविंग ऑन, सुलेमान, यूर नेक्स्ट. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. मेरा नाम सलमान है. मैं बैच 20 से हूँ. मैंने भी इलेक्ट्रॉनिक्स में बैचलर्स किया था और उसके बाद मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया और मैंने यूएसए स्टैनफोर्ड से मास्टर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया. और फिर उसके बाद मैंने यहीं पे जॉब स्टार्ट कर दी एक स्टार्टअप में. 4-5 महीने मैंने एक स्टार्टअप में जॉब की रिलेटेड टू मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग. और उसके बाद मैंने गूगल ज्वाइन किया और पिछले 5 साल से मैं गूगल में काम कर रहा हूँ. और अभी जो मेरी फील्ड है वो क्लाउड एआई में है.
mostly focused on natural language processing and machine learning. और more details मैं आपको about admission वो सब हम तक introduction के बाद. ठीक है, थैंक यू सलमान। हमजा जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह। तो मैंने भी अंडरग्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हुआ है GIK से, तो बैच 23 से हूँ मैं, और मतलब 2017 ग्रेजुएट। तो उसके बाद 2 इयर्स मैंने जॉब की थी इस्लामाबाद में, एक पाकिस्तानी कंपनी है लैंडमार्क रिसोर्सेज के नाम से, ऑयल एंड गैस से रिलेटेड है, लेकिन सॉफ्टवेयर का काम है उनका। तो 2 इयर्स जॉब के बाद मैं US में मास्टर्स करने आया था इन फॉल ऑफ 2019 में। तो अभी तक मेरा मास्टर्स चल रहा है, और मास्टर्स मेरा है कंप्यूटर साइंस में। तो ये मेरा एक फील्ड स्विच हुई थी फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स टू कंप्यूटर साइंस। और मास्टर्स की जो मेरी एप्लीकेशन थी वो थ्रू द फुलब्राइट स्कॉलरशिप प्रोग्राम थी, जो कि US का एक प्रोग्राम है। तो बाकी डिटेल्स मैं अगले उसमें देता हूँ। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू हमजा। अभी तक हाँ ठीक है, अभी तक कोई अगेन गाइस ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी है हमारे पार्टिसिपेंट ने काफ़ी, तो आई थिंक उनका भी यही है कि जितने मैक्सिमम आप लोगों के क्वेश्चंस हैं वो हम आंसर करें। तो क्वेश्चंस आप लोग टाइप इन करना स्टार्ट कर दें जिसके हैं, या अभी मुझे हैंड कोई रेज नजर नहीं आ रहा। और एक मैंने फॉर्म सबमिट किया था, उसमें आई थिंक एक ही क्वेश्चन एंटर हुआ है, तो उसी से हम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जब तक आप लोग टाइप इन कर रहे होंगे, मेरे कुछ बेसिक क्वेश्चन है, मैं भी सोच रहा हूँ मास्टर्स कर लेता हूँ, अब टाइम हो गया काफ़ी, तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता हूँ, तो वहां से हम इसको लेके चलेंगे। और पहला जो क्वेश्चन है, आई थिंक ये काफी ज्यादा हमारे जीकेन्स का होगा, कि अगर किसी का जीपीए, वो यूजुअली जो हमारी एक्सपेक्टेशन चल रही होती है कि बाहर जाना है तो 3+ होना चाहिए, ठीक है। तो 3+ नहीं है, अगर किसी का 2.5 से लेके 2.7 है, तो मैं इसको और ज्यादा जेनेरिक कर रहा हूँ कि किसी का 2 है, क्योंकि पासिंग हमें पता है 2 चाहिए होता है। और किसी का अगर सिर्फ 2 है और वो बाहर जाना चाह रहा है, तो उसके लिए क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तीनों पैनलिस्ट से हम एक एक करके क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़ा सा हम इसको चेंज करते हैं। विल स्टार्ट विद सुलेमान। ओके हाँ, आई मीन जीपीए यूनिवर्सिटी एडमिशंस में एडमिशन कमेटी में मैटर करता है। अगर मैं कहूँ नहीं करता तो वो झूठ होगा, क्योंकि एडमिशन कमेटीज आपकी जीपीए को भी देखती हैं, बाकी चीज़ों को भी देखती हैं, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगर आपका जीपीए लो है तो आपका एडमिशन हो ही नहीं सकता मास्टर्स के लिए या पीएचडी के लिए, क्योंकि मेरे अपने बैच के और जूनियर बैचेस के मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिनके जीपीए लो था पर उनके एडमिशन अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में हो गए हैं। और उसको काउंटर करने के काफ़ी तरीके हैं, और क्योंकि कंपेयर टू अदर एप्लीकेंट्स ये अगेन एडमिशन कमेटी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट होगा, लेकिन आप इसको काउंटर कर सकते हैं। और वो ऐसे कि ड्यूरिंग जी की एक तो अगर आपने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर प्रोजेक्ट्स, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, किसी प्रोफेसर के साथ आपने रिसर्च की हुई है, रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हुए हैं, वो एक अच्छा काउंटर पॉइंट है उसके लिए। और दूसरा ये कि अगर आपके पास जॉब एक्सपीरियंस है और उस जॉब के दौरान आपने कोई एक्सपीरियंस गेन किया आउटसाइड ऑफ योर करिकुलम, या आप अपने पर्सनल स्टेटमेंट में उसको हाईलाइट कर रहे हैं कि भाई ओके माय जीपीए वाज लो बट दैट वाज बिकॉज़ ऑफ these reasons, and this is what I am doing to counter that with my job or with my extracurricular activities or with my research papers. तो मेरे ख्याल से उसमें if you have a valid reason, या फिर आपको अगर उसको काउंटर कर दें इन 3 चीज़ों में से किसी से, तो you still have a good chance। इसका ये मतलब नहीं कि आपका एडमिशन नहीं हो सकता। That's it. Next. दूसरा मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि ये जो आवाज आ रही है ना मेरी, हाँ जी जी। ये जो जीपीए, हाँ जिससे सलमान ने कहा मैटर करता है, ऑफ कोर्स मैटर करता है ये, स्पेशली फॉर टेक्निकल प्रोग्राम्स अगर आप अप्लाई कर रहे हैं। पर अगर आपका इंटरेस्ट ज्यादा, मुझे इतना इल्म नहीं है, पर अगर आपका इंटरेस्ट ज्यादा इस तरफ एमबीए की साइड पे है, तो मैंने देखा है कि आपका जो जॉब एक्सपीरियंस है तो वो आपका जीपीए फॉर एमबीए काफी ऑफसेट कर देता है इसका यानी इफेक्ट। यानी 2.5 2.4 वाले बहुत सी यूनिवर्सिटी से एमबीए कर रहे हैं, अगर आपका इंटरेस्ट उस तरफ है एमबीए। ठीक है, इसी क्वेश्चंस को हम हमजा की तरफ लेके चलते हैं। हमजा, फुल ब्राइट में आपके हिसाब से जीपीए कितना जरूरी है? योर
कि जी हाँ अप्लाई करना चाहिए अगर किसी के लेट से कुछ, क्योंकि मैंने एक हमारे टाइम पे ना हमारे साथ एक होते थे, उन्होंने सेशन किया था हमारे साथ जिसमें हमें बताया गया था कि सिर्फ फुल ब्राइट वाले सिर्फ जीपीए नहीं देख रहे होते, वो आपका एरिया भी देख रहे होते हैं। अगर आप किसी रिमोट एरिया से हैं तो आपके चांसेस एज कम्पेयर टू अ पर्सन सिटिंग इन इस्लामाबाद और लाहौर, क्योंकि उनका डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। तो उसी जी से क्वेश्चन आपको लेके चलते हैं कि जीपीए कितना जरूरी है फुल ब्राइट के लिए। हाँ जी, तो फुलब्राइट के थ्रू जब आप अप्लाई करें यूएस की यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू, तो इसमें फ़र्क ये है कि आपके और यूनिवर्सिटी के दरमियान एक बैरियर है। आपने यूनिवर्सिटी को फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब अपनी प्रोफाइल नहीं बतानी होती, आपने यहाँ पे लोकली जो पाकिस्तान में फुलब्राइट का जो कमीशन है उन उसमें सिलेक्शन अपनी करवानी होती है। तो वो फिर आगे आपको मतलब एक बार आपकी यहाँ पे सिलेक्शन होगी ना, तो वो मोस्ट लाइकली मतलब ओवर 90% हर किसी को कहीं ना कहीं प्लेस कर ही देते हैं यूएस यूनिवर्सिटीज़ में, रिगार्डलेस ऑफ क्या आपका जीपीए क्या था। लेकिन यहाँ पे जो सिलेक्शन के लिए जो है ना जीपीए, हाँ टेक्निकल फील्ड्स में अगर ये जैसा सलमान ने कहा कि बाकी प्रोजेक्ट्स वगैरह आपके ना हो और मतलब कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ ना हो, मतलब उन्हें आपने शो करना होता है बेसिकली कि आप एक फोकस्ड बंदे हैं, मतलब आपका कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट है कि मतलब आपके माइंड में कोई प्लान है, आप जा रहे हैं मास्टर्स उस मास्टर्स करने के लिए, मतलब टू फॉलो दैट प्लान। मतलब है कि एक तो ये होता है ना कि आप एक जनरल एप्लीकेशन डाल दें कि बस बाहर की एक डिग्री होनी चाहिए, तो वो लोग इस चीज़ पे नहीं देखते कि आप सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिग्री कर रहे हैं। आपके पास अगर प्लान है तो जीपीए इवन इग्नोर भी कर सकते हैं। और फुलब्राइट में तो काफ़ी सारी डिफरेंट फील्ड्स में आप अप्लाई कर सकते हैं नॉन टेक्निकल, तो उसमें जीपीए से ज़्यादा मैटर लोगों की मतलब ये एक्टिविटीज़ मैटर भी कर रही होती हैं, जिस तरह की मतलब सोशल एक्टिविटीज़ या कोई प्रोजेक्ट किया हो या उन्हें जो उनका लॉन्ग टर्म प्लान है तो उसके लिए उन्हें अभी तक क्या काम किया हुआ है, तो और उसमें ये आगे मास्टर्स उनके लिए कैसे ज़रूरी है, तो ये आपने उन्हें शो करना होता है। तो इसलिए जीपीए का इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाता है इंस्टेड ऑफ कि अगर आप डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के लिए तो उन्हें तो आपके बैकग्राउंड का बाकी कुछ नहीं पता, लेकिन फुल ब्राइट वाले आपकी बाकी सारी चीज़ें चेक करते हैं, आपके मतलब गोल्स सब कुछ, तो इसलिए ये एक डिफरेंस है। ठीक है, थैंक यू। आई थिंक हमारे दो इस चैट पे भी जो पहला क्वेश्चन था वो भी जीपीए से रिलेटेड था, तो हमारे दो क्वेश्चन हो गए हैं आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज अ यूएस यूनिवर्सिटी लुक एट व्हाइल स्क्रूटिनिंग एप्लीकेंट्स। सो एप्लीकेंट्स को देखते हुए यूएस यूनिवर्सिटीज वाले, अगेन आई थिंक इसको हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू अगेन फुल ब्राइट पे से तो नहीं आएगा क्योंकि फुल ब्राइट वाले यूनिवर्सिटीज डायरेक्टली नहीं देख रहे होते, तो आई थिंक ये क्वेश्चन ज्यादा सुलेमान से रिलेटेड हो जाएगा। सुलेमान जी, तो यूएस यूनिवर्सिटीज में आप बैचलर्स के बाद दो तरह के एप्लीकेशंस कर सकते हैं। वन एप्लीकेशन इज मोर फोकस टुवर्ड्स मास्टर्स, कि आपने मास्टर्स करना है और दैट्स इट। और दूसरा एप्लीकेशन होता है पीएचडी के लिए, और पीएचडी भी ऐसी होती है कि मास्टर्स लीडिंग टू पीएचडी होता है, पर उसे कहते हैं पीएचडी एप्लीकेशन है क्योंकि इवेंचुअली दैट लीड्स टू पीएचडी। तो इन दोनों में थोड़े से डिफरेंसेस हैं कि जिस चीज़ पे वो फोकस करते हैं। जो मास्टर्स ओनली वाली एप्लीकेशन है उसमें रिसर्च पे फोकस होता है, पर मेरे ख्याल से प्राइमरी फोकस जो होता है वो आपकी ओवरऑल पैकेज पे होता है, आपकी जीपीए पे, आपकी जीआरई स्कोर्स पे, आपकी पब्लिकेशंस हैं कि नहीं है उस पे, आपके लेटर्स ऑफ रेफरेंस पे, पर्सनल स्टेटमेंट पे। आप ये नहीं कह सकते कि एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस होता है, एक चीज़ पे कम नहीं होता। अगर आपका जीआरई में 340 आ गया तो आपका एडमिशन होना ही होना। ओवरऑल पैकेज पे होलिस्टिकली फोकस करते हैं वो लोग, क्योंकि अगर आपकी एक जगह में वीकनेस है और दूसरी जगह पे स्ट्रेंथ है तो उसको ऑफसेट कर सकती है। या अगर आपकी एक जगह बहुत स्ट्रांग है पर बाकी जगह इतनी स्ट्रांग नहीं है तो आप ये नहीं कह सकते क्योंकि मेरा CGPA 4/4 था तो मेरा एडमिशन होना ही होना। जो पीएचडी एप्लीकेशंस हैं वो ज़्यादा फोकस करती हैं आपके रिसर्च बैकग्राउंड पे, कि अगर आपने कोई पेपर पब्लिश किया है, आपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स किए हैं प्रोफेसर्स के साथ, या आपका एक्सपीरियंस है रिसर्च प्रोजेक्ट्स करने का, ये थोड़ा ज़्यादा फोकस होता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से चीज़ होती है, अगर आपका जीपीए भी ठीक है, अगर आपकी जीआरई स्कोर्स भी ठीक है, तो जो डिफरेंशिएट करती है एप्लीकेंट्स को वो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट और एलओआर होती है। तो उस पर आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है, पर्सनल स्टेटमेंट पे और एलओआर पे। और उसके लिए बेस्ट ये है कि आप खुद भी लिखें, रिव्यू भी कराएं मल्टीपल लोगों से, और काफ़ी उस पर टाइम लगा के रिफाइन करें उसे। तो दैट्स आई थिंक एक इम्पोर्टेंट चीज़। हमजा एको आ रही है काफी। हमजा सैद काइंडली म्यूट कर लें वरना मैं आपको यहाँ से मेरे पास भी ऑप्शन है। ठीक ठीक है, थैंक यू गाइस। स्टूडेंट्स अगेन अनलेस यू हैव टू आस्क अ क्वेश्चन प्लीज मेक श्योर आप लोगों का माइक म्यूट पे हो ताकि एको वगैरह ना आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक ये हम
हमजा से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमजा से काफ़ी रेलेवेंट बन रहा है कि एक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट ने अगर फोकस सीएस पे कर मास्टर्स सीएस में करना चाह रहे हैं तो व्हाट डज इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हैव टू फोकस ऑन इफ ही विशेस टू डू मास्टर्स इन सीएस। तो दो आई थिंक इसको हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ले लेते हैं, जनरल से भी और यूएस में मास्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ले लेते हैं इसको। अच्छा, तो मेरे लिए ये था कि इलेक्ट्रिकल से यहाँ पे सीएस में आते हुए कुछ काम आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये फाइनल ईयर में जो स्टूडेंट्स होते हैं फाइनल सेमेस्टर में होते हैं तो आपके पास इलेक्टिव कुछ कोर्सेज की ऑप्शंस होती हैं। तो मैंने मोस्टली अपने इलेक्टिव जो है ना वो सीएस के कोई ना कोई उस में कर लिए थे सीएस की फैकल्टी से कि थोड़ा सा कोई बैकग्राउंड हो जाए। या इसके अलावा एक और ऑप्शन भी होती है, कुछ प्रोफेसर से आप बात कर सकते हो। मतलब अगर आप कोर्स में रजिस्टर नहीं भी करने हैं, आपके पास लिमिटेड क्रेडिट्स हैं कि इतने बस क्रेडिट आवर्स पूरे करने हैं सेमेस्टर, आप उनकी क्लासेस में जाके बैठ सकते हो। मतलब उसको कहते हैं कि मतलब जस्ट सिट इन, और आपको एंड पे वो एक सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि इस बंदे ने अटेंड की थी। आपको एग्जाम्स या क्विज़ेस वगैरह नहीं देने पड़ेंगे। तो मैंने इस तरह का एक कोर्स था डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स का सीएस का एक कोर्स है, मुझे उसका कोड याद नहीं है, तो वो अटेंड मैंने किया था कि मतलब रजिस्ट्रेशन के बगैर। मतलब तो ये आप काम कर सकते हैं जेआईके में रहते हुए। दूसरा ये कि जेआईके में जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो इलेक्ट्रिकल वाली फील्ड जो है वो थोड़ी सीएस से ज़्यादा करीब है, क्योंकि हम लोग प्रोग्रामिंग काफ़ी सीखते हैं। हम लोग माइक्रो कंट्रोलर्स की बात कर लें या कुछ हमारे अपने कोर कोर्सेज भी जिसमें आपको प्रोग्रामिंग वो वैसे भी सिखाते हैं एज कम्पेयर टू बाकी फील्ड्स। तो अगर आप अपने प्रोजेक्ट्स का फोकस जो है ना सिर्फ हार्डवेयर की बजाय थोड़ा सा सॉफ्टवेयर का रखें तो उससे भी आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा, और आपकी जब वो सीवी पे वो प्रोजेक्ट आएगा तो वो काफ़ी रेलेवेंट लगेगा कि आपने आगे सीएस में जाना है। तो एक ये बात हो गई। और दूसरा ये कि जिस तरह ग्रेजुएशन के बाद मैंने जॉब की थी तो मेरी जॉब इंटायरली सॉफ्टवेयर से थी, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड थी। और जिस तरह मतलब प्योरली सीएस नहीं थी, लेकिन जिस तरह हमारे दो कोर्सेज हैं, सिग्नल प्रोसेसिंग और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के दो कोर्सेज हैं। तो और उसके बाद सीएस से जो मैंने इलेक्टिव कोर्सेज लिए थे वो इमेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड थे, जो कि ये सी सिग्नल प्रोसेसिंग से काफ़ी करीब है कुछ इसके टॉपिक्स। मेरी जॉब जो है 2 years वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी भी थी, लेकिन मैं वहाँ पे अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की मतलब नॉलेज भी यूज़ कर रहा था, जिस तरह सिग्नल प्रोसेसिंग इमेज प्रोसेसिंग हो गई। तो जब आपकी ये जॉब भी सीवी पे आती है ना, और वो आप उन्हें दिखा सकते हो कि मैंने सॉफ्टवेयर में एटलीस्ट जॉब की हुई है, सीएस में मैं जा रहा हूँ, तो ये इससे भी आपका वो जो एप्लीकेशन है स्ट्रांग हो जाती है फील्ड स्विच करने के लिए। तो एक ये है, और दूसरा ये कि मतलब आप सीएस में तो एक काफ़ी वाइड एरिया है ना, आपके अगर पास एक फोकस होना चाहिए सीएस में कि किस पर्टिकुलर एरिया में आप जाना चाह रहे हो सीएस में, तो उसको उठा के आप उस पर फोकस कर सकते हैं। जो सारी बातें मैंने कही, जॉब, प्रोजेक्ट्स, कोर्सेज, वरना तो सीएस में काफ़ी वेब डेवलपमेंट आ गई, डेटा साइंस और इमेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन की भी बात कर लें। तो कोई एक एरिया जिसमें आपको पर्टिकुलर इंटरेस्ट है उसको उठा के लेके चलें, तो उसको इन तीनों एस्पेक्ट से देखें तो ये काम आपको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू हमजा। सलमान, इब्राहिम, आप लोग कुछ ऐड करना चाहेंगे इस पे अपने एक्सपीरियंसेस से कि अगर एक बच्चे ने इलेक्ट्रिकल से सीएस में मूव होना है? एक चीज़ मैं ऐड करूँगा कि जो बातें हमसे नहीं कही वो सारी आपको परफेक्टली वैलिड है अगर आपने सीएस में जाना है, तो वो सारी ऑफ कोर्स। दूसरा एक, अगर आपने कंप्यूटर साइंस में जॉब करनी है, इवन अगर आपका मास्टर्स इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो उससे भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मेरा मास्टर्स मेरा बैचलर्स दोनों इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में थे, तो मेरी जॉब अभी दैट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मशीन लर्निंग, बैक एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सीएस के कोर्सेज मास्टर्स में काफ़ी ओवरलैप होता है। और मेरा जो डेप्थ एरिया था मास्टर्स में वो था मशीन लर्निंग और ऑप्टिमाइजेशन, तो उसमें आई मीन आधे कोर्सेज मैंने सीएस के लिए थे। तो इवन अगर आपका इलेक्ट्रिकल में एडमिशन होता है तो आई डोंट थिंक इट मैटर्स फॉर योर जॉब प्रोस्पेक्ट्स, अनलेस आपने प्योर सीएस मतलब वेब डेवलपमेंट या इस तरह की चीज़ों में जाना, उसके लिए फिर सीएस ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, थैंक यू इब्राहिम। आप कुछ ऐड करना चाहोगे बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? मेरे तो मास्टर्स और पीएचडी सारा मेरे बैचलर से रिलेटेड है। ठीक है, तो यानी मैंने स्विच नहीं की फील्ड टुवर्ड्स कंप्यूटर्स, तो इसमें तो नहीं ऐड कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करीमा का है और आई थिंक सलमान ये आपके लिए है। डज स्टैनफोर्ड हैव अ कट ऑफ ऑन जीपीए और एन ओवरऑल स्टैंडिंग आउट प्रोफाइल इज ऑल दे वांट? आई मीन ऑन पेपर कट ऑफ नहीं है कोई, कि इट्स नॉट लाइक कि अगर आपका जीपीए 2.5 से कम है तो अप्लाई नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स आप अप्लाई कर सकते हैं, पर वही बात है कि द एप्लीकेशन इज कंपेरेटिव,
And to be honest, अगर आपका GPA low है तो you do have a disadvantage compared to other people जिनका GPA आपसे high है. पर जैसे कि पिछले क्वेश्चन के आंसर में मैंने कहा, अगर आप उसे ऑफसेट कर सकते हैं या एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई मेरे GPA इस वजह से लो था, तो you still have a chance. ठीक है हमजा, आप कुछ ऐड करना चाहो इसमें स्टैनफोर्ड के इन जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से कि बाकी यूनिवर्सिटी अगेन इवन दो आप फुल ब्राइट में लेकिन कीपिंग इन माइंड आपके अदर को दूसरे फ्रेंड्स हैं, अब आप यूएस में रह रहे हैं, बाकी जो कोलीग्स आपके हुए हैं. मैं इसी पॉइंट को दोबारा मतलब स्ट्रेट करना चाहूँगा. सलमान ने कहा कि एक रीजन आपके पास होनी चाहिए कि आपका कोई पर्टिकुलर फोकस है. जिस तरह मेरे भी जीआईके में कोर्सेज थे जिनमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था, तो मेरे ग्रेड उसमें कोई मतलब एवरेज बिलो एवरेज थे थोड़े से, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप के. लेकिन मेरा इंटरेस्ट जिन कोर्सेज में था तो उसमें आपने इंटरेस्ट शो किया, उस कोर्सेज में आपने खुद से कोई प्रोजेक्ट्स किए हों, उसमें आपके ग्रेड्स अच्छे हों, उसमें आपने खुद से कोई इनिशिएटिव लिया होना चाहिए कि एटलीस्ट कुछ एक फील्ड में पार्टिकुलर उसमें आपने खुद से कोई इनिशिएटिव लिया हो, आप शो कर सकते हो कि वाकई में इस चीज़ में मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो फिर आप जीपीए को थोड़ा सा इग्नोर करवा सकते हो इस एप्लीकेशन प्रोसेस में. ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो मेरा है, जो अक्सर जीकेएंस एटलीस्ट जॉब करते हुए सोच रहे होते हैं, उसका मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो अक्सर हमारे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स सोसाइटीज बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो मास्टर्स में एडमिशन लेते हुए सोसाइटीज़ का कोई रोल आता है? अगर आप लेट्स से प्रेसिडेंट हैं, उसको आप लिंक कर सकते हैं किसी तरह. टेक्निकल में तो मेरा ख्याल है थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, परसेप्शन मेरी अपनी ये, लेकिन मे बी एमबीए वगैरह में जहाँ आप लीडरशिप रोल में जाना चाह रहे हैं वहाँ हेल्प कर सकते हैं. बट हाँ, जनरल क्वेश्चन एक मेरी साइड से होगा, सलमान हमजा आप दोनों के पॉइंट, इब्राहिम का भी लेते हैं, कि सोसाइटीज का कोई रोल होगा मास्टर्स में एडमिशन लेने के लिए? मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मैंने तो मतलब 4 years ऑफ जेके में आई थिंक हार्डली एनी कोई सोसाइटी ज्वाइन की होगी. फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन शायद कोई एक ज्वाइन की हो, लेकिन मेरा था नहीं. लेकिन पाकिस्तानी लोकल जॉब मार्केट में जहाँ तक मुझे पता है तो इसका इफेक्ट हो सकता है. जो थोड़ी मैनेजमेंट टाइप जॉब्स होती हैं तो वो उसको आप डेफिनेटली सीवी में ये चीज़ें डाल सकते हो कि मैंने ये चीज़ें मैनेज की हैं, ये इवेंट करवाए, वो चीज़ें. लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है तो जॉब्स के लिए या टेक्निकल जॉब्स उस तरह की चीज़ों के लिए तो मेरा तो बैकग्राउंड नहीं रहा मतलब इस सोसाइटी में. आई थिंक सलमान ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं इसके बारे में. हाँ नहीं, आई थिंक टेक्निकल फील्ड्स के लिए इतना मैटर नहीं करता, अनलेस आपकी सोसाइटी ऐसी हो जिस तरह अगर आप, मैं वेब टीम में था तो उसका आप थोड़ा बता सकते हैं कि वेब टीम में आई मैनेज द वेबसाइट ऑफ माय यूनिवर्सिटी और उसकी वजह से मैंने ब्ला 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 PHP HTML सीखा. या अगर आप IEEE में और आप कहें कि IEEE में मैंने इस तरह के इवेंट्स कराए, और वो हो सकता है. पर आई थिंक जनरली फॉर टेक्निकल स्टफ इट डजंट मैटर. ऑफ कोर्स MBA के लिए अगर आप करना चाहें या बिजनेस साइड पे अगर आप करना चाहें, दैट डेफिनेटली मैटर्स, क्योंकि उसमें आप कह सकते हैं कि जिस तरह उमर भाई ने भी कहा कि लीडरशिप रोल्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल ऑफ दैट. ठीक है, थैंक यू. और आई थिंक अब एक अलिशबा का क्वेश्चन ले लेते हैं, लाइव क्वेश्चन भी लेते हैं. अलिशबा आपने हैंड रेज किया, नॉट श्योर आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं या बाय मिस्टेक हुआ, बट लेट्स गिव यू अ चांस. अलिशबा. अस्सलाम वालेकुम. माय क्वेश्चन इज़ लाइक, अगर मैं मास्टर्स में अप्लाई करना चाहती हूँ, फॉर एग्जांपल मेरा इंटरेस्ट ज़्यादातर जर्मनी में है बिकॉज़ मेरे रिलेटिव्स वहीं पहले से, और क्योंकि मैं पठान फैमिली से बिलोंग करती हूँ तो लाइक वो लोग मुझे कहीं US या ऐसी जगह नहीं जाने देंगे जहाँ पे पहले से रिलेटिव्स वगैरह कोई भी ना हो. मेरे मामू लाइक जर्मनी में है तो वहाँ पे जाने दे सकते हैं मुझे. सो मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइक 3rd सेमेस्टर के जो CGPA मेरे पास आ जाए तो उसके बेस पे मैं अप्लाई कर सकती हूँ जर्मनी में. और सेकेंडली दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि लाइक अभी आप लोगों ने सोसाइटीज़ को डिस्कस किया, ठीक है, लाइक मैंने सिर्फ एक ही सोसाइटी ज्वाइन की है IET, बट लाइक मैं उसमें इतनी ज़्यादा कोई एक्टिव नहीं हूँ बिकॉज मैं इतना ज़्यादा प्रेशर ले नहीं सकती हूँ. मेरा GPA फिर उससे काफ़ी मैटर करता है. दूसरा ये कि कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं तो मुझे अपनी स्कॉलरशिप को भी मेंटेन करना है, उसके लिए GPA मुझे बहुत अच्छा चाहिए. तो मेरा GPA जो है लाइक मुझे जहाँ तक लगता है ऑलमोस्ट, अगर CGPA मेरा 4 साल का आ जाएगा तो अल्लाह करे 3.3 तक ऑलमोस्ट इससे ऊपर जाए. सो उस लिहाज से मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि 3rd सेमेस्टर तक के CGPA पे मेरा एडमिशन हो सकता है कि नहीं हो सकता. ठीक है, थैंक यू अलिशबा. आई थिंक हम ये इब्राहिम से, क्योंकि यूरोप रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन है, प्लस अलिशबा आपने पैनल अच्छा सिलेक्ट किया है क्वेश्चन करने के लिए. ये भी तीनों पठान है तो ये आपको बेस्ट आंसर. हाँ इब्राहिम, आई थिंक क्वेश्चन इज जर्मनी से रिलेटेड, जर्मनी और यूरोप को. एक चीज समझ नहीं आई, 3rd सेमेस्टर के GPA पे आप मास्टर्स के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं?
आफ्टर 3 सेमेस्टर्स नहीं, क्या प्रोसेस मतलब? आई थिंक, सॉरी सर जी। आई हर्ड लाइक मेरे मामू भी, उन्होंने भी मास्टर्स के लिए अप्लाई किया, तो उन्होंने कहा था कि कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे अगर आपका सीजीपी अच्छा बन जाए 3rd सेमेस्टर तक का, तो दे विल गिव यू एडमिशन, एंड जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी, आपके हाथ में डिग्री आ जाएगी, तो आपको फौरन ही आना पड़ेगा फिर। अच्छा, ये मैं पहली दफा वैसे सुन रहा हूँ ये वाली बात कि ठीक। 3rd सेमेस्टर के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी दोनों सलमान, हमजा, आप लोगों ने कुछ ऐसे कोई फ्रेंड्स आपने देखे हो अपने जिनका 3rd के बाद ही एडमिशन हो गया हो? वरना एक जो जेनेरिक इसी से रिलेटेड, आई थिंक इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं करता हूँ, एक जो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तीनों से पूछते हैं कि आप तीनों के माइंड में कि बंदे को कब से प्लान करना चाहिए। लेट्स से एक बंदा है, उसने मास्टर्स के लिए जाना है बाहर, ठीक है, तो हम दोनों पॉइंट ऑफ यूएस और यूरोप से ले लेते हैं। तो बंदे को प्लानिंग कब से स्टार्ट, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स है, लोआर्स वगैरह चाहिए, इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट्स वगैरह जो चाहिए, बंदे को कब से, या बंदा ग्रेजुएशन तक वेट करे, या आप लोगों को लगता है कि थोड़ा सा नहीं ग्रेजुएट वो फिर लेट हो जाता है, हम लोग थोड़ा सा पहले से हमें प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए? आई थिंक वो जब आप आंसर करेंगे तो अलिशबा का आंसर हो जाएगा। इब्राहिम, आपसे ही स्टार्ट करते हैं। आप, हाँ, आपके ख्याल में कब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर अभी देनी तो चाहिए? आपने, आपका इरादा नहीं है बैचलर्स के बाद जॉब करने का, तो मेरे ख्याल में 7th सेमेस्टर में आप स्टार्ट कर दें। यानी फॉर मैं उसकी बात करूँ यूरोप के लिए, मैं यूरोप पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, तो 7th सेमेस्टर के लिए आप यूनिवर्सिटीज रिसर्च करना शुरू कर दें, अपने प्रोग्राम्स रिसर्च करना शुरू कर दें 7th में, और अपने यानी लाइक एलओआरस और प्रिपेयर कर लें फिर, ताकि आपका आफ्टर ग्रेजुएशन आपका टाइम ना वेस्ट हो। क्योंकि मैं आई थिंक ग्रेजुएशन होती है जून जुलाई में प्रॉब्ली, और यूरोप में जो वो स्टार्ट होता है सेशन, वो सितंबर में स्टार्ट होता है, और आई थिंक डेडलाइंस प्रॉब्ली जनवरी में होती हैं। सो लाइक जनवरी फरवरी में, सो लाइक इन द बिगिनिंग ऑफ द 8th सेमेस्टर आपकी डेडलाइंस होती हैं प्रॉब्ली यूरोप में। अगर ये मैं 10 पुरानी बात करूँ, प्रॉब्ली अभी भी ऐसा ही होगा। तो 7th सेमेस्टर में आपको, अगर आप यूरोप में इंटरेस्टेड हैं, तो आप स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, यूरोप से हम यूएस मूव होते हैं जी। यूएस वाले बॉयज, यूएस में हमने एडमिशन लेना है मास्टर्स में, और जॉब का लेट्स अज्यूम जॉब का बिल्कुल इरादा नहीं है, फॉरेन लेना चाह रहे हैं, तो कब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए? हाँ सुलेमान, आपसे स्टार्ट करते हैं। हाँ, यूएस के एडमिशन थोड़े आई थिंक ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, और उनकी डेडलाइन भी अर्लियर होती है, December 15th यूजुअली। तो एटलीस्ट मैं अपना एक्सपीरियंस जो बताऊँ, तो मैंने प्लानिंग स्टार्ट की थी जो आपका 3rd ईयर का समर होता है, जिसमें आपकी इंटर्नशिप में हाजिर मैंडेटरी होती है उस दौरान। और वो अच्छा टाइम होता है क्योंकि एक तो आपको उस समर में आप जेआरई की तैयारी भी कर सकते हैं। यू हैव 3 months इंटर्नशिप, अगर आपकी 9 to 5 है तो इवनिंग्स में आप तैयारी कर सकते हैं जेआरई की, एंड दैट्स मोर देन इनफ। 3 months आर मोर देन इनफ जेआरई की तैयारी के लिए। और उस सेमेस्टर के दौरान आप अपनी यूनिवर्सिटी भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि अगर मैंने 10 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है, तो दीज 3 आर माई ड्रीम प्रोग्राम्स, ये 3 मेरे नॉर्मल रियलिस्टिक गोल्स हैं, और ये 3 मेरे बैकअप प्लान हैं। और उसके बाद फिर वही बात है कि आप अपनी पर्सनल स्टेटमेंट और एलओआर्स भी लिखना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक एटलीस्ट जीके में जो मेरा एक्सपीरियंस था, वो मुझे थोड़ा टाइम लगा था एलओआर्स अपलोड करवाने में। तो वो जितना आप अर्ली स्टार्ट करें उतना अर्ली बेस्ट है। तो आई वुड से स्टार्ट प्लानिंग इन द समर ऑफ योर 3rd ईयर। ठीक है, हमजा, आपका क्या पॉइंट जी, है? मैं इसको इस तरीके से देखना चाह रहा हूँ कि एप्लीकेशन प्रोसेस तो ऑब्वियसली लेट जाके शुरू होगा, कि मतलब उससे 1 साल पहले जब आपका एडमिशन होता है। लेकिन ये अच्छी बात है कि अर्ली सेमेस्टर के लोगों ने ज्वाइन किया हुआ सेशन। तो ये मैं कहना चाहूँ, अभी आप इसके प्रोसेस के इस चीज़ पर फोकस कर सकते हैं कि आपके माइंड में जो भी इंटरेस्ट है ना, जो भी करियर आपकी माइंड में बन रहा है, तो उससे रिलेटेड आप उसके अलॉन्ग प्रोजेक्ट्स करना शुरू कर सकते हैं। जिसमें मैंने पहले भी कहा, 2nd 3rd सेमेस्टर में अगर आप हैं तो 3rd 4th के बाद आपके कोई ना कोई प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे। मतलब कोर्सेज में भी, कोर्सेज में ना भी हो, आप अपने सेपरेट इंटरेस्ट की बेसिस पे भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, अभी मुझे फैकल्टी नहीं पता कौन सी है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स के तो काफ़ी ऑप्शन आपके पास होती हैं। तो आप अभी से प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्ट लेना। जिस समय दूसरी बात की कि कोर्सेज ऑडिट करना प्रोफेसर के पास जाके, उसमें आप पे एग्जाम्स का बर्डन भी नहीं होगा, और लेकिन आप चीज़ें सीख सकते हैं एक्स्ट्रा दूसरे कोर्सेज की, सीएस की, या जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं। तो आई थिंक अभी इसमें इन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए।
सर मैं भी इलेक्ट्रॉनिक्स की ही हूँ। सो लाइक मुझे अभी तक सही इन्वायरमेंट समझ में नहीं आया। लाइक अभी थर्ड सेमेस्टर है तो मैं जस्ट ओनली पढ़ाई और बस लाइक और कुछ नहीं है। ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स वगैरह मुझे कुछ नहीं पता, इस चीज़ का आइडिया नहीं है। लाइक मैं किस तरह से प्रोजेक्ट्स में जा सकती हूँ। मुझे इतना पता है कि लास्ट ईयर में एक प्रोजेक्ट होता है, उसके अलावा एज सच मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा अच्छा तो लिशबा, आई थिंक हम क्या कर सकते हैं, आपके अपने स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, तो इन तीनों में से आप किसी को भी आई थिंक लिंक्डइन पे रीच आउट कर सकती हैं, तो हमारे क्वेश्चंस काफी ज्यादा हैं। तो जनरल एडमिशन रिलेटेड आई थिंक टाइमलाइन, सॉरी इब्राहिम। सर एक बात मैं पॉइंट करना चाहूंगा, इन्होंने कहा ना कि ये चूज करना है कि सोसाइटीज हैं और इन्होंने जीपी भी मेंटेन करना है। आई थिंक आप स्कॉलरशिप में हैं शायद जेके में, तो आप आई थिंक अपना जीपी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें एज कम्पेयर टू सोसाइटी, बिकॉज आपकी स्कॉलरशिप का वो है। आई थिंक ये बस मैं पॉइंट कहना चाह रहा था। नहीं बिल्कुल ओके एक्सीलेंट पॉइंट इब्राहिम जी। जी। और सोसाइटी, सर सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, लाइक एक और क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल मैं जर्मनी जाना चाहती हूँ, तो क्या जर्मन लैंग्वेज इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट एज कम्पेयर टू जीपीए, या और जो जीपीए है लाइक अगर मुझे 3.5 लेना है तो उसके अबव ही मुझे अपनी ही पसंद की फील्ड में या टेक्नोलॉजी में मास्टर्स में एडमिशन मिल सकता है। अगर 3.5 बिलो है तो जिस यूनिवर्सिटी में लाइक मेरा इनरोलमेंट हो गया तो वो मेरा अपना, मैं चूज नहीं कर सकती उसमें से। नहीं, आई थिंक अबव 3 जीपी अच्छा है जर्मनी के लिए। और और लैंग्वेज पे लैंग्वेज इब्राहिम। इसलिए ये कि मैं तो खैर जर्मनी से नहीं पढ़ा, लेकिन जो इनको मैं जानता हूँ, आप जब जर्मनी जाते हैं मास्टर्स में फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में, वहाँ पे जर्मन के आई थिंक 2 लेवल के कोर्सेज होते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको पहले से जर्मन आती हो। इवन वहाँ कोर्सेज जो हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, वो मेजोरिटी इंग्लिश में है, फुल इंग्लिश में है। वो वैसे ही आपको एज ए कल्चरल टच देने के लिए आप जर्मन लैंग्वेज आपको सिखाते हैं। बट आफ्टर ग्रेजुएशन जर्मनी में स्पेसिफिकली जॉब ढूंढने के लिए जर्मन लैंग्वेज आना काफी इंपॉर्टेंट है, इवन फॉर टेक्निकल जॉब्स। जरूरी नहीं है बट काफी हेल्प करती है जर्मन लैंग्वेज आफ्टर ग्रेजुएशन। ठीक है, थैंक यू इब्राहिम, थैंक यू लिशबा फॉर योर क्वेश्चन। आई थिंक मैं अब करीमा ने काफी क्वेश्चंस टाइप भी किए हुए हैं, तो हाथ भी रेज किया हुआ, तो लेट्स हियर फ्रॉम करीमा। आई थिंक आप प्लीज गो अहेड और क्वेश्चंस पूछ लें। आई थिंक आपके ज्यादा क्वेश्चन सलमान से रिलेटेड होंगे, मैं आपके चैट वाले क्वेश्चंस पे गो थ्रू कर रहा हूं, बट हाँ आप पूछ सकती हैं। Sir, first of all, I really want to ask that if you have an ongoing research project which isn't published by the time you apply for example, Stanford or other universities in US, so how can you actually gain the credit for that? Is there any way that you can gain credit for your ongoing research project which isn't published yet? सुलेमान आपसे स्टार्ट करते हैं। हाँ नहीं, ऑफ कोर्स यू कैन। जब मैं भी अप्लाई कर रहा था तो हमारे आई थिंक लेट मी रिमेम्बर एक पब्लिकेशन थी, पर बाकी 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे थे। यानी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, ऑफ कोर्स क्योंकि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आपका लास्ट सेमेस्टर में ख़त्म होता है, तो वो भी चल रहा था। और एक और प्रोजेक्ट था जो हाफ वे थ्रू था, तो आप उसे अपने पर्सनल स्टेटमेंट में भी मेंशन कर सकते हैं और आप उसे अपनी सीवी पर भी मेंशन कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर आपकी एक एक्रेडिटेड कॉन्फ्रेंस में या जर्नल में पब्लिकेशन है, उससे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, पर एज लॉन्ग एज यू कैन से कि yes, I'm working on these things, so I think it still has an impact. Sir, I और already sorry to cut you off there, but like I already have a publication in a journal, and right now I have a research project and my FIP project. हाँ नहीं, that's great, you can mention all of them. और दूसरा उसका तरीका ये है कि आप प्री प्रिंट पब्लिश कर लें उसका, इफ इट्स इन कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड फील्ड, तो आर्काइव एक वेबसाइट है ARXIV, जिस पे आप प्री प्रिंट पब्लिश कर सकते हैं। पर बिफोर पब्लिशिंग द प्री प्रिंट आप अपने कॉन्फ्रेंस या जर्नल जिसमें आपने इवेंचुअली पब्लिश करने का प्लान है, उसके रूल्स पढ़ लें। इफ दे अलाउ प्री प्रिंट्स, यू कैन ऑलवेज पब्लिश अ प्री प्रिंट ऑन आर्काइव एंड इंक्लूड दैट इन योर एप्लीकेशन। एनी मोर क्वेश्चंस करीमा? Sir, आपके one more सॉरी question. That does the profile of your recommenders matter too? Because like I've heard कि आपके जो letter of recommendation होती है उसके अंदर profile of your recommender also matters. So like sir, अगर आप बता सके कि like who were your recommenders? Were they from GIK? The profile of your recommenders definitely matters. Or that's one thing you have to keep in mind while selecting recommenders. सबसे important बात तो यही है कि they should have worked closely with you. वो generic letter आपको ना लिख के दें, specific projects के बारे में या specific classes के बारे में, preferably projects कि I worked in this research project with this person,
they have done this and this and they have showed these attributes. Secondary classes, सबसे primary आपका जो consideration है वो ये होना चाहिए कि how well they know me, and secondary of course profile matters. जो मेरे recommenders थे वो सारे JIK से थे. I think Professor Karimov थे, EE के, डॉक्टर निसार थे जो इस वक्त डीन थे EE के, और डॉक्टर सलमान मजहर थे जो CS के थे, जो अभी मेरे हाथ से चले गए JIK। ठीक है करीमा, all good? Yes sir, thank you so much. Okay, thank you. उस्मान राना नेक्स्ट, आपने हैंड रेज किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने असल में ना वैसे वो जर्मन लैंग्वेज वाला तो पूछ ही लिया था, तो वहाँ तक मेरा था थोड़ा, लेकिन मैं मोस्ट प्रोबेबली सोच रहा हूँ कि ना मैं वैसे ये सोच रहा था कि मैं, क्योंकि अभी 3rd ईयर में अपने, ठीक है, मेरा 6th सेमेस्टर है, नहीं मेरा है 5th सेमेस्टर है, तो मैं सोच रहा था कि मैं जर्मन के खुद ही ना लाइक अपने आप से ही स्टडी स्टार्ट कर दूँ थोड़ा बहुत। होपफुली वो मेरे मतलब नहीं करेगी, जीपीए पे इतना नहीं करेगी, मैं अभी 3 से तो ऊपर ही है, लेकिन मैं असल में ना चाहता हूँ कि क्या नाम है, मुझे ना स्टार्ट मिल जाए। मैं ये जो 3rd ईयर एंड होगा ना, उसके बाद मैं वो भी आइट्स भी करना चाहता हूँ। मतलब मुझे नहीं पता इसका फायदा होगा कि नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं 3rd ईयर के एंड पे ही कर लूँ, 4th ईयर में फिर बाद में अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा कर लूंगा, लेकिन उसका भी कर लूंगा। कोई अगर जर्मन कोर्स है तो उसका भी पेपर्स दे दूँ, वो जो 4 मंथ की छुट्टियां मिलती हैं। और मेरा एक मेन क्वेश्चन ये था कि मैंने इसके बाद मैं मैकेनिकल का स्टूडेंट हूँ, मैंने 4th से मतलब जब मेरे 4 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मैंने फुल ब्राइट के लिए अप्लाई करना है, तो उसका जरा स्टार्टिंग प्रोसीजर बता दें कि मैं अभी से कुछ करना शुरू करूँ या कोई खास बुक्स हैं या सिलेबस है, क्योंकि मैंने वेबसाइट्स ट्राई की थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप, मेरे ख्याल से शायद सर सलमान ने किया हुआ है कि पता नहीं कौन था, मैंने सही तरह उस पर गौर नहीं किया, जो भी थे आप प्लीज़ मुझे गाइड कर दें कि मैं कैसे ना इनिशियल स्टेप्स। ठीक है, अच्छा बिफोर इससे मैं पैनलिस्ट के पास जाऊँ, सामा एक चीज़ जो आई थिंक इंटरव्यू जब आप कभी इंशाल्लाह जॉब के इंटरव्यूज देने जाएंगे ना, तो फुल प्रिपेयर्ड होके जाना है। आप 3 बंदों के नाम थे, उसमें से आपको ये नहीं पता कि किसने फुल राइट किया हुआ है, ठीक है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इंटरव्यूज, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, इसी तरह का एक क्वेश्चन किसी ने चैट पे किया होता है, फुल राइट ओवर, तो मेरे लिए अगेन, मैं अगर कंपनी में किसी का इंटरव्यू कर रहा हूँ और मुझसे आके ये कोई पूछेगा ना, ये कोई बहुत स्टूपिड क्वेश्चन है। आज आई थिंक हर बंदे के पास JIK में कंप्यूटर है और इंटरनेट है, ये क्वेश्चन पूछने वाला बनता नहीं है। आप सिंपल गूगल पे जाके, ड्यूरिंग दिस सेशन मैंने जाके किया है, मैंने आपको लिंक भी चैट पे शेयर कर दिया है और टाइमलाइन भी बता दिया, नवंबर 10th टाइमलाइन है। प्रोसीजर का आपका अच्छा क्वेश्चन है, वो हमें हमजा को कहता हूँ, बट हाँ इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें ना, बंदे को खुद कुछ करना होता है, आप लोगों को हम स्पून फीड नहीं कर सकते, आके हम टाइमलाइन भी बताएं, आके सब कुछ करें। ये वाले क्वेश्चन है, आजकल के दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में क्वेश्चन बनते नहीं है करने वाले, ठीक है। ठीक है, मूविंग ऑन टू हमजा। आई थिंक हमजा आप एक दफा हाई लेवल फुल ब्राइट का प्रोसीजर बता देंगे, सारे बच्चों के उसमें काफी इंटरेस्टेड होंगे। कीपिंग इन माइंड डेडलाइन इज 10th नवंबर, वो भी रीच आउट होने वाली है, तो जी हमजा। हाँ, तो इसके लिए फुल ब्राइट अगर आप विद इन जी की मतलब फाइनल सेमेस्टर में अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ये होता है कि जब आपने यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी, तो एटलीस्ट 1.5 ईयर्स बिफोर उसका ऑलमोस्ट प्रोसेस स्टार्ट होता है, क्योंकि फुल ब्राइट का अपना एक प्रोसेस होता है, उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर वो एप्लीकेशन भेज के सब कुछ करते हैं। अभी एग्जैक्ट डेडलाइंस तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि क्या होगी, लेकिन आई थिंक प्रॉब्ली एंड ऑफ द ईयर शायद इनका प्रोसेस ओपन हो जाएगा, तो आई थिंक मिड जून, स्टार्ट ऑफ जून और समथिंग लाइक दैट, तो वहाँ तक इनका प्रोसेस है। तो इनके प्रोसेस में जो स्टेप्स हैं वो है, सबसे पहले इनकी जो 2 चीज़ें जिन पे आपने काम करना है, वो इनके 2 एसेज होते हैं बेसिकली। एक होती है पर्सनल स्टेटमेंट, दूसरा होता है रिसर्च इंटरेस्ट ऐसे, तो और कुछ और लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस होती हैं 3, उस पर आप विद इन JIK मतलब अपने कॉन्टैक्ट्स प्रोफेसर के साथ रख सकते हैं कि जब टाइम आया तो वो सबमिट कर सकते हैं आपके बिहाफ पे। अच्छा, ये 2 चीज़ें हो गई, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। उसके अलावा GRE जो है ना, बिफोर डेडलाइन आपने देना होता है फुल ब्राइट के, और एक और टोफल होता है, लेकिन वो आफ्टर आप सिलेक्शन भी दे सकते हैं कि जब सिलेक्शन हो जाए बाद में। तो ये चीज़ें आपने सारी बिफोर डेडलाइन करनी है, लेकिन ये जो अभी मोस्टली टाइम किस पे लगेगा, GRE अगर आपने पहले दिया हो तो अच्छी बात है, तो वो वैलिड रहेगा, आप यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली आपका टाइम लगेगा ये 2 जो एसेज हैं इन पे, इन्हें आप लिखने पे, रिफाइन करने पे, लोगों से रिव्यू करवाने में, इस पे आपका मेनली टाइम लगेगा। तो आई थिंक इवन अगर आपकी और जिस सेमेस्टर के दौरान और मसरूफियात होती हैं, तो एज अर्ली एज पॉसिबल अगर आप स्टार्ट करते हैं एनालिसिस पे काम करना, ये जैसी एप्लीकेशन ओपन हो इनकी, तो वहाँ से उनके प्रॉम्प्ट्स वगैरह डाउनलोड करके एनालिसिस पे काम शुरू करते हैं। तो इसमें अगर मैं डिटेल्स बता जाऊँ, तो ये पर्सनल
स्टेटमेंट का जो ऐसे है, इसमें बेसिकली आपकी वो मोटिवेशन देखना चाह रहे हैं कि, और एक क्लियर मतलब एक फोकस देखना चाह रहे हैं कि आप क्या करना चाह रहे हैं, क्यों फुल ब्राइट के थ्रू अप्लाई करना चाह रहे हैं। फुल ब्राइट की दो जो मेन फैक्टर्स हैं वो ये, एक उनका मेन फोकस ये है कि ये बंदा वापस पाकिस्तान आने में इंटरेस्टेड है, और ये तो उनकी कंडीशन है मतलब लाजमी। तो एक आपने ये शो करना होता है कि आप जिस फील्ड में जा रहे हैं तो वापस आके आपने उसी में कुछ करना है, मतलब पाकिस्तान में कोई कंट्रीब्यूशन करनी है एज अ रिजल्ट ऑफ योर मास्टर्स। तो ये एक वो चीज़ देखते हैं आपके एसेस में। दूसरी चीज़ ये कि एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम भी है, तो थोड़ा सा उसका मेंशन भी होता है आपके एसेस में। लेकिन पर्सनल स्टेटमेंट जो है एक आपका कोहेरेंट ऐसे होना चाहिए, एक पूरी आपकी स्टोरी लाइन होनी चाहिए कि एवरीथिंग इज रिलेटेड। आपने अपना जो भी अंडरग्रेड में एक्सपीरियंस था सारा रिलेट करना है एक कॉमन गोल की तरफ कि आप क्या करना चाह रहे हैं, कि एमएस ये क्यों करना चाह रहे हैं, मैंने इसके लिए अभी तक क्या किया है, प्रोजेक्ट्स क्या किए हैं, एक्सपीरियंस क्या गेन किया है, अच्छा एक्सपीरियंस क्या गेन किया है, और ये मास्टर्स मेरे लिए मेरे इस पूरे प्लान में कहाँ पे फिट होता है, और ये मुझे कैसे हेल्प करेगा ये मास्टर्स और ये फुल ब्राइट का जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। तो इसकी डिटेल्स तो खैर काफ़ी सारी हैं जो कि डिस्कस हो सकती है उनकी प्रॉम्प्ट की बेसिस पे, उनकी एज क्लोजली एज पॉसिबल। तो उनकी वो जो प्रॉम्प्ट्स दी होती है ना ऐसे इसकी, वो आप फॉलो करने की कोशिश करें, और एक मतलब जेनेरिक स्टेटमेंट्स अवॉइड करें अपने एसेज में। क्लियर जो आपकी स्पेसिफिक टू योर स्टोरी जो भी बात हो आपको मेंशन करनी होती है एसेज में। दूसरा जो रिसर्च इंटरेस्ट के एसेज है उसमें आप थोड़ी सी अदर देन मोटिवेशन थोड़ी सी टेक्निकल बात कर सकते हैं कि आप स्पेसिफिकली इस फील्ड को क्यों चूज़ कर रहे हैं, ये आपके लिए क्या मायने रखता है, आपके प्लान्स में इसकी क्या इंटीग्रेशन है रिसर्च इंटरेस्ट की, और यूएस में ही क्यों इसको आप परस्यू करना चाहिए, यूएस की यूनिवर्सिटीज़ में आप ऐसी क्या खास बात है कि आप ये फील्ड वहाँ पे देख रहे हैं कि वहाँ से पढ़ के आएंगे तो आपको इसका कोई फ़ायदा होगा। दूसरे खैर अगर प्रॉम्प्ट्स जब सामने आए तो वो बंदा उसके मुताबिक डिस्कस कर सकता है। और उसके बाद इसका प्रोसेस ये जब एसेस हो गए ना, और इसको आप ये एक बार नहीं लिखने होते कि ये आप एक बार लिखोगे, ये मल्टीपल टाइम्स रिफाइन होंगे आपके एसेस, आप खुद रिव्यू करोगे, किसी सीनियर से रिव्यू करवाओगे, तो ये एक कुछ महीने लग जाएंगे इस सिर्फ एसेस लिखने पे। दूसरा जीआरई का प्रोसेस तो आई थिंक सलमान भी एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन जीआरई के लिए आई थिंक डिपेंडिंग ऑन आप कितनी बिजनेस है आपकी, तो महीना 2 महीने की, और आप कितने आउट ऑफ टच है अपने पिछले मैथ्स वाले बैकग्राउंड से, तो महीने से ऊपर तैयारी में तो लग सकता है, और 2 महीने आई थिंक शायद। अगर मैंने जिस तरह जॉब के साथ की थी तो उसकी बेसिस पे इतना टाइम लग ही गया था। तो जीआरई का स्कोर्स मैटर करते हैं, अगर आप टेक्निकल फील्ड में है तो वही मैथ्स का स्कोर ज़्यादा मैटर करता है। और उसके बाद जो प्रोसेस आता है, आप जब सारा कुछ सबमिट कर देते हो तो फिर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है फॉर द इंटरव्यू, जो कि फुल ब्राइट वाले यहाँ पे लोकल आपके इंटरव्यूज़ लेते हैं कैंडिडेट्स के। तो उस इंटरव्यू के रिजल्ट में, हाँ बस ये फाइनल इंटरव्यू होता है, और उसमें वो ये चेक करते हैं कि आपने जो स्टोरीज जो एक्सप्लेन किए हैं एसेज में वगैरह में सारा कुछ बताया उन्हें, कि आप वाकई में वही बनते हैं इस बिहाइंड ऑल दो स्टोरीज, या आपने वैसी जनरल कहीं से ऐसे पकड़ के रखा हुआ है सामने। तो इंटरव्यूज़ के बाद फिर वो आपका प्रोसेस, मतलब इंटरव्यूज़ आई थिंक अगस्त, मुझे एग्जैक्ट महीना याद नहीं, लेकिन इसके अराउंड होते हैं। जब वो सारा हो जाए प्रोसेस तो वो नेक्स्ट ईयर जाके आपकी जो यूनिवर्सिटी स्टार्ट होनी होती है एंड ऑफ द ईयर, वो आपकी एप्लीकेशंस भेज देते हैं 3-4 यूनिवर्सिटीज़ में जो कि आपकी मोस्ट रेलेवेंट हो। इसमें आपके पास चॉइस नहीं होती। तो जब ये प्रोसेस पूरा हो जाए तो नेक्स्ट फॉल में आपकी वो होता है, स्टार्ट होता है प्रोग्राम। ठीक है, थैंक यू हमजा। और एक चीज़ जो मैं हमजा ने बताई है उसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, हमारे ही बैचमेट हैं, मेरे और इब्राहिम के बैच 15 के हैं, जो खुद भी फुल ब्राइट पे गए थे और आजकल फुल ब्राइट की एप्लीकेशंस देख रहे होते हैं। तो आई थिंक लास्ट ईयर हम डिस्कस कर रहे थे एक जो चीज़ जीआईके में बहुत ज़्यादा कॉमन है, असाइनमेंट में जो हम कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करके भेज रहे होते हैं ना, तो प्लीज़ वो अपनी पर्सनल स्टेटमेंट में ना भेजें। 2 जीकेएन की केसेस हम डिस्कस कर रहे थे, उन लोगों ने सिर्फ नाम चेंज किया है, एज इज स्टेटमेंट मतलब भेज दी है। तो ये अगेन सिर्फ आपके अपना पर्सनल ब्रांड भी खराब कर रहे हो, आप यूनिवर्सिटी का भी खराब कर रहे हो, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर आप लोग जिस तरह बताया है टाइम लगाएं उस पर, पर्सनल स्टेटमेंट्स पे भी, एलओआर्स पे भी, क्योंकि ये चीजें मैटर करती हैं। और
कंट्रोल सी कंट्रोल वी, मतलब आप इतनी सी भी एफर्ट नहीं कर रहे कि आप अपनी स्टोरी, जिस तरह हमसे ने बताया, आपने अपनी स्टोरी बतानी होती है टुवर्ड्स अ गोल, आपका लाइफ में क्या गोल है, आप ये सारा कुछ क्यों करना चाह रहे हैं, तो वो आप कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से तो नहीं कर सकते। वो जो आगे भी लोग बैठे हैं वो इतने बेवकूफ़ तो नहीं है ना कि उन्होंने बिल्कुल आंखें बंद करके आपको भेजेंगे। तो प्लीज़ मेक श्योर आप लोग अपने स्टेटमेंट्स वगैरह पे टाइम लगाएं और छापा बिल्कुल ना मारें। जीआईके में चलें, जितने मार लिए ठीक है, लेकिन बाहर जाके ये काम प्लीज ना करें, ठीक है। इब्राहिम, मैं आपको, सॉरी सलमान, इब्राहिम आप कुछ इस पे ऐड करना चाहोगे? फुल ब्राइट से रिलेटेड क्वेश्चन था आई थिंक। एक हम नेक्स्ट पे मूव होते हैं, इब्राहिम मैं आपको देता हूँ, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन था चैट में ही आया हुआ था कि आई हैव हर्ड के टॉप की कंपनीज पूरी दुनिया से आके जीआईके के ग्रेजुएट हायर करती हैं, प्रोवाइडेड वन हैज अ रेप्यूटेबल जीपीए। तो आई थिंक ये बैच 1 और 2 के ज़माने में होता था, ठीक है। लास्ट 12-14 साल से तो हम देख रहे हैं कि फिलहाल तो जॉब्स ही मिल जाएं तो बड़ी बात है। तो वो जो था ना पुराना माइंडसेट कि हम जाएंगे तो 10 कंपनियां बाहर हमारा इंतजार कर रही होंगी, तो अगेन मैं अभी जॉब में हूँ तो इस वजह से मैं ये आंसर क्विकली दे रहा हूँ, क्योंकि प्लस अगेन जो मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन इस सेशन का नहीं है, ठीक है। ये सेशन जो हम करना चाह रहे हैं, हम स्कॉलरशिप्स एडमिशंस का कर रहे हैं, तो अगेन वही गाइस, बी प्रिपेयर्ड, देखा जाके करें ऑडियंस क्या है, पर्पस क्या है। बट हैविंग सेड दैट, अब वो ऐसा कुछ नहीं है जॉब लेने के लिए मार्केट में। आप एक जॉब के लिए, मैं खुद जब एक पोजीशन पाकिस्तान में ओपन करता हूँ, ऑन एवरेज मेरे पास 500 to 1000 एप्लीकेंट्स आते हैं। आप ये देख लें, ये इतना कंपटीशन है। और आपसे इवन दो आप जीआईके के 4 भी होंगे, तो नस्ट का 4 वाला भी आया होगा, लम्स वाला भी आया होगा, तो सब सिर्फ वो डिग्री होना और जीआईके होना काफी नहीं है, आपको अपने पर्सनल ब्रांड, अपनी और चीजों पर भी काम करना होता है, ठीक है। इब्राहिम सलीम, आपने हैंड रेज किया हुआ है, तो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। थैंक यू। आई वांटेड टू आस्क कि यूरोप और यूएस में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज आफ्टर मास्टर्स, उसकी कंपैरिजन क्या है? और दूसरा ये था कि अगर आपने रोबोटिक्स या कंट्रोल सिस्टम्स पे काम करना हो, उसके अंदर मास्टर्स के लिए यूरोप और यूएस में मतलब कंपैरिजन आप में क्या है? और ठीक है, थैंक यू इब्राहिम। आई थिंक इसमें हमजा तो आउट हो जाएगा क्वेश्चन से, क्योंकि जिस तरह हमजा ने भी अपने सेशन में बता रहा था कि फुल ब्राइट की रिक्वायरमेंट होती है कि जितने साल आपने किए हैं उसमें वापस आना है। तो फुल ब्राइट पे अगर आप प्लान करना चाह रहे हैं तो उसके बाद तो कोई जॉब का सीन नहीं है, आपको एज पर योर एग्रीमेंट वापस आना होता है, ठीक है। उसके आई थिंक अब हम इब्राहिम की तरफ मूव होते हैं। जी इब्राहिम। तो एक पॉइंट मैं इनको रोबोटिक्स के लिहाज से बता दूं, जो दोनों जनरल दोनों बता, आप पहले स्टार्ट कर दो जॉब मार्केट कंपैरिजन का आई क्या है। थिंक ऑब्वियसली अमेरिका जो है वो एक बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ जॉब प्रोस्पेक्ट्स ज्यादा हैं नेचुरली। और जो रोबोटिक्स की फील्ड का कंपैरिजन है, बाकी तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, पर जो ईटीएच है स्विट्जरलैंड में, उनकी रोबोटिक्स की जो लैब है वो आई थिंक कंपैरेबल है टू यूएस की अच्छी यूनिवर्सिटीज में रोबोटिक्स लैब है, तो आप वो देख सकते हैं, ईटीएच इन स्विट्जरलैंड। ठीक है। और इब्राहिम, एज पर इब्राहिम, अगेन नॉट एज पर इब्राहिम, ओवरऑल जिससे भी आप पूछेंगे जॉब मार्केट यूएस की अच्छी है, तो इसमें सलमान का पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लेते हैं। Just one question before that. I've heard it's much harder to get a work visa in the US after getting a master's degree as compared to Europe. So could someone comment on that? सलमान, दोनों क्वेश्चन आपके ही बन रहे हैं। हाँ नहीं, पहला क्वेश्चन आई एग्री विद इब्राहिम के इवन जो यूएस की कंपनीज हैं, मैं देख रहा हूँ कि रोबोटिक्स ग्रेजुएट्स हैं, देयर मोस्टली फ्रॉम यूरोप, ईपीएफएल, ईटीएच, ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। वहाँ के बहुत ज़्यादा कंट्रोल सिस्टम्स के प्रोग्राम्स बहुत अच्छे हैं और वहाँ के कैंडिडेट्स पूरी दुनिया में जाते हैं। दैट बीइंग सेड, मैं जब मास्टर्स में आया था, मैंने पहले 2-3 यहाँ क्वार्टर्स होते हैं, सेमेस्टर्स नहीं होते, तो पहले 2-3 क्वार्टर्स मैंने कंट्रोल सिस्टम्स के कोर्सेज लिए, एरोनॉटिक्स में, एस्ट्रो में, रोबोटिक्स लैब में मैंने काम किया। बट बाय दैट पॉइंट आई रियलाइज के अगर आप यूएस में रह रहे हैं तो सॉफ्टवेयर जॉब्स आर एटलीस्ट अ फैक्टर ऑफ 10 times easier to obtain than control systems job। और मैंने भी अपनी कंट्रोल सिस्टम से फिर मैंने थोड़ा मशीन लर्निंग और कंप्यूटर विजन की तरफ स्विच किया। और इसकी मेन वजह एक तो ये है कि यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज हैं जो कंट्रोल सिस्टम्स के लिए हैं, they're mostly aerospace, Boeing, Lockheed Martin, SpaceX, इस तरह की, and they only take US citizens, non-citizens को वो कंसिडर ही नहीं करते। तो उस लिहाज से US की जो कंट्रोल सिस्टम्स मार्केट है, that is much smaller than the general software market। कुछ प्राइवेट कंपनीज भी हैं, जैसे गूगल के कुछ विंग्स हैं जो कि कंट्रोल सिस्टम्स पे काम करते हैं, but you'll have a much easier time getting a software job than a control systems job। और दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका?
work visa, I think how difficult it is to get a work visa in Okay, US. work visa US में अगर आप F1 वीजा पे आते हैं, अगर आप Fulbright पे नहीं आ रहे तो you come on an F1 visa. F1 visa पे you get an automatic 2 या 3 year work extension. तो आप 2-3 साल तो उस पे काम कर ही सकते हैं. और उसके अलावा when those 3 years expire, you have to transfer to an H1B visa. H1B visa की लॉटरी होती है क्योंकि there are only I think about 80,000 or 60,000 visas available per year and there are 3 times that amount applicants. So तकरीबन 300,000 applicants होते हैं उस वीजा के लिए. तो it's pure chance कि आपको उन 3 साल में आप तीन चांसेस होते हैं और आपको मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो you have to go back. So it's luck basically. ठीक है, थैंक यू सलमान. What about Ibrahim? Europe? यूरोप में अगर आप को अगर यूरोप में अगर आपको एक कंपनी जॉब ऑफर कर देती है, ठीक है, वो एप्लीकेंट्स को, अगर आपने मास्टर्स यूरोप से किया, ये नहीं कह रहा कि आप पाकिस्तान से अप्लाई करें, अगर आपने मास्टर्स यूरोप से किया है और आपको कोई कंपनी यूरोप में जॉब ऑफर करती है, आप इंटरव्यू पास करके जॉब ऑफर कर देती है, तो फिर वर्क वीजा का इशू नहीं होता, वो आपको मिल जाता है, उसका इशू नहीं होता वर्क वीजा का. लेकिन वो फर्स्ट पॉइंट ये कि आपने जॉब के लिए इंटरव्यू पास करना है. और जब आप यूरोप में जॉब इंटरव्यू देते हैं और आपने मास्टर्स यूरोप से किया है, तो दे ट्रीट यू द सेम वे दे वुड ट्रीट देयर ओन नेशनल्स ड्यूरिंग द जॉब सिलेक्शन प्रोसेस. ठीक है, थैंक यू इब्राहिम. आपने मास्टर्स उस कंट्री से किया है. ठीक है, तो हाँ, तो अगेन इब्राहिम आपका क्वेश्चन, आई थिंक यूरोप में जॉब मिलना इजी है विद एक और मैं सॉरी पॉइंट समझूंगा. आप यूरोप में ये भी देखें कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जहाँ पे कंट्रोल सिस्टम की काफी एप्लीकेशंस हैं, तो वो भी काफी ज्यादा है यूरोप में. ठीक है, अब 2-3 क्वेश्चन हम चैट से ले लेते हैं जो आए हुए हैं पहले. आई थिंक अब्दुल समी का मैंने आंसर कर दिया है, फुल ब्राइट वाला आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई थिंक ये भी हम कर चुके हैं, फिर भी कमेंट ले लेते हैं. कैन अ पर्सन गेट इनटू टॉप यूनिवर्सिटीज सोली बेस्ड ऑन अ गुड CGPA? सुलमान, आपसे स्टार्ट करते हैं इसको. No. Good CGPA अगर आपका 4 out of 4 भी हो और आपकी बाकी एप्लीकेशन अच्छी ना हो, पर्सनल स्टेटमेंट जिस तरह हमजा ने काफ़ी बात की उसके बारे में, LORs, रिसर्च, that good CGPA is not going to get you anything. Overall एप्लीकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए. ठीक है, आई थिंक सेम गोज फॉर फुलब्राइट. हमजा, अगर सिर्फ आप GPA पे जोर है, बाकी चीजें कंट्रोल C कंट्रोल V करके भेज रहे हैं. नहीं फुलब्राइट में तो क्योंकि स्पेसिफिकली एक यूनिवर्सिटीज के पहले आपका एक और बैरियर है यहाँ पे लोकली कि वो देखना चाह रहे हैं कि वो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं आप में, वो ये बंदा वापस आके कुछ कर रहा है या ये बस इससे सिर्फ डिग्री चाहिए, ये इसका कोई प्लान है, मतलब वापस आके इसने कोई सोचा हुआ कि कोई कंट्रीब्यूशन करेगा या कोई फील्ड इसके जहन में है, तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है. और इसी बेसिस पे आपके ऐसे जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा उसकी वेटेज होती है आपके सिलेक्शन प्रोसेस में. GPA इज जस्ट अ हेल्पिंग फैक्टर. ठीक है, मूविंग इब्राहिम से क्वेश्चन कर. इब्राहिम, उसमें यूरोप में क्या है, सिर्फ GPA की बेसिस पे हो सकता है या ओवरऑल प्रोफाइल, LORs, पर्सनल स्टेटमेंट सब कुछ अच्छा होना चाहिए? म्यूट पे हो इब्राहिम, यू आर म्यूट. इब्राहिम, यू आर म्यूट. हाँ हेलो, हाँ सॉरी. तो वो जो LOR अच्छा होना चाहिए आई थिंक, और GPA अच्छा होना चाहिए. बाकी आई थिंक यूरोप में ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है वो शायद इतनी मैटर नहीं करती. ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी जेनेरिक सा है आंसर करना. व्हाट यूनिवर्सिटीज और कंट्रीज ऑफर गुड स्कॉलरशिप एंड इज GRE मैंडेटरी फॉर एडमिशंस? इब्राहिम, आपसे स्टार्ट करते हैं. ये आई थिंक अगेन सलमान बता रहे थे सेशन से पहले, वो एक लिस्ट US की, तो वो शेयर कर देंगे. तो क्या रिपीट कर सकते हो क्वेश्चन? सॉरी, मुझे क्वेश्चन है व्हाट यूनिवर्सिटीज और कंट्रीज ऑफर गुड स्कॉलरशिप. अच्छे स्कॉलरशिप्स किन यूनिवर्सिटीज और किन कंट्रीज में मिलते हैं, और GRE जरूरी है एडमिशंस के लिए? यार यूरोप में तो GRE नहीं चाहिए, और यूरोप में आई थिंक स्कॉलरशिप वो इरास्मस मंडस है. मास्टर्स की बात कर रहा हूँ सिर्फ. तो मुझे इरास्मस मंडस के अलावा कोई और इल्म नहीं है इस वक्त की. उसके अलावा और कौन सी स्कॉलरशिप होती है यूरोप में? ठीक है, सलमान, आपका क्या व्यू है इस क्वेश्चन पे? ओके, हाँ, GRE US की आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल यूनिवर्सिटीज के लिए मैंडेटरी है एंड इट्स इंपॉर्टेंट, कंसीडर भी किया जाता है, स्पेशली द मैथ स्कोर. सो यस, फोकस ऑन द GRE. और इसके अलावा स्कॉलरशिप्स के मैं देख रहा हूँ कुछ और क्वेश्चन भी है. US के इन जनरल स्कॉलरशिप्स एक्सेप्ट फुलब्राइट, जो कि हमजा को बता सकता है, US में मास्टर्स के लिए
you usually don't get a scholarship. High probability कि you don't get a scholarship. इन कुछ लोगों को मिलती भी है, but in that case you either have to choose a university which is not in the top 100 for example. ठीक है, तो US में जो लोग मोस्टली फंड करते हैं अपनी स्टडीज, दैट इज वाया TA शिप और RA शिप. यानी when you're, और US में एक और बात ये भी है कि when you come on an F1 वीजा you cannot work outside the university. यानी आप ये नहीं कह सकते कि मैं बाहर जॉब करके कमा लूंगा और मैं यूनिवर्सिटी की फीस दे दूंगा. जो मोस्ट लोग करते हैं वो ये करते हैं कि या तो आने से पहले या आके वो प्रोफेसर से बात करते हैं, अपने डिपार्टमेंट से बात करते हैं, उन्हें कहते हैं कि भाई आई नीड टू सपोर्ट माई सेल्फ, एंड in most cases you do get a TA ship or an RA ship with a professor. उसके थ्रू आप अपने आप को सपोर्ट करते हैं. तो मास्टर्स की स्कॉलरशिप्स के US में एटलीस्ट इतना अच्छा सीन नहीं है. स्टैनफोर्ड ने भी एक स्टार्ट किया नाइट हेनेसी स्कॉलरशिप व्हिच इज लाइक फुलब्राइट बट स्टैनफोर्ड एक्सक्लूसिव. वो आप देखें इफ यू आर इंटरेस्टेड. और इसके अलावा जो US में PhD एडमिशंस हैं, दोज आर फुली फंडेड. So if you get admitted to a PhD program, your professor is going to fully fund you. So that's also an option. ठीक है, थैंक यू सलमान. एक बशारत का क्वेश्चन लेते हैं बिफोर गोइंग टू लाइव क्वेश्चन. वो पूछ रही हैं कि I heard that JIK gives an equivalent certificate which tells that our GPA related to other universities are tough and higher. वो कुछ एक I think वो generic तो नहीं, एक generic होता है कि 2 is equivalent to 2.5, वो मैंने एक तो अपने फ्रेंड का देखा हुआ है. I doubt it कि वो आपको किसी मास्टर्स में हेल्प करेगा as such. सलमान क्या आप क्या? हाँ नहीं, आई डोंट थिंक कि अगर आपको JK दे भी रहा है, अनलेस वो आपके ट्रांसक्रिप्ट्स ही चेंज कर रहा है, तो वो तो अलग बात है. पर अगर आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है, आई डोंट थिंक एनीवन केयर्स के JK का 2 जूनास का 2.5. आपके ट्रांसक्रिप्ट को देखेंगे, कहेंगे 2 is a 2 एंड यू नो. और उनका बिल्ट इन कैलिब्रेशन होता है एडमिशन कमेटी का, क्योंकि दे नो कि कुछ यूनिवर्सिटीज में ज़्यादा टफ होता है, कुछ कम होता है, इसलिए वो आपकी बाकी चीज़ों पे भी फोकस करते हैं. बट दैट सर्टिफिकेट आई डोंट थिंक इट मैटर्स. हमजा, फुलब्राइट में चलेगा ये सर्टिफिकेट? ऐसा मुझे तो ऐसा सच कोई यूज़ करना नहीं पड़ा, क्योंकि वो या आपने GPA यहाँ पे लोकली उनको ही बताना होता है जो लोकल कमिश्नर फुलब्राइट. तो आई थिंक उनकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ज़्यादा होती है पाकिस्तान की GPAs की, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ का भी थोड़ा ज़्यादा पता होता है. तो एज लॉन्ग एज वो आपको एक्सेप्ट कर लें तो फिर बाकी प्रोसेस वही आपके पे आप हैंडल करेंगे यूनिवर्सिटीज़ के लिए. ठीक है. इब्राहिम, यूरोप में चलेगा कि वो भी नहीं तेज हो गए हैं? मैंने तो मेरे ख्याल में नहीं सुना ऐसे सर्टिफिकेट का, बट आई डोंट थिंक वो कंसीडर करेंगे मास्टर्स में इस तरह कोई सर्टिफिकेट. हाँ, अनलेस आई थिंक वो सलमान वाली बात है, अनलेस दे आर चेंजिंग योर ट्रांसक्रिप्ट. इस तरह के सर्टिफिकेट बनाना आई थिंक पाकिस्तान वालों के लिए तो बहुत आसान भी है, और पाकिस्तान वैसे ही 2 नंबरों के लिए मशहूर है, तो आई डाउट इट वो ट्रांसक्रिप्ट के अलावा कोई चीज़ मानेंगे. अच्छा, वापस जाते हैं हम लाइव क्वेश्चंस पे. नेक्स्ट इन क्यू इज बशारत. प्लीज गो अहेड. अस्सलाम वालेकुम. मेरा क्वेश्चन ये है ना कि आपने जिस तरह कहा कि आपके रिसर्च पेपर वगैरह कुछ ना कुछ होना चाहिए ना, तो ये चीज़ मैटर करती है, लेकिन जो आपने जिन कंपनीज के साथ इंटर्नशिप की थी तो ये भी मैटर करती है कि नहीं? ज़रा प्लीज़ इस बारे में बता दूं. दूसरी बात ये कि GRE, अब जैसे मैं 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ, तो GRE अगर मैं इसके 3rd ईयर के समर्स में दूं तो ये कब तक वैलिड होगी मेरे लिए? सलमान. हाँ, इंटर्नशिप्स आपकी बिल्कुल मैटर करती हैं. इनफैक्ट मैंने LMKR में इंटर्नशिप की थी, जहाँ पे हमारे एक एलुमनाई के काफ़ी सीनियर बंदे हैं, आसिम गफ्फार, आसिम भाई. मेरा इरादा था कि मैं उनसे भी लेटर रिकमेंडेशन बनवाऊँ, और वो डिपेंड करता है कि आपने इंटर्नशिप कैसी की है. इफ़ योर इंटर्नशिप इज़ रेलिवेंट टू योर फील्ड ऑफ स्टडी, फॉर एग्जांपल मेरी जो इंटर्नशिप थी वो सिग्नल प्रोसेसिंग और कंप्यूटर विजन से रिलेटेड थी, और जो मेरा एडमिशन SS थे उसमें मैंने कंप्यूटर विजन और signal processing mention की थी. So in that case, it's a perfect match, and you should mention your internship. And even आप अगर आपके supervisor के साथ अच्छे relations हैं, तो आप उनसे letter of recommendation भी बनवा सकते हैं. So yes, definitely internships do matter. और एक और internship तो ये था कि JIK में होते हुए एक program है slightly unrelated, लेकिन McGill का एक program है, it's called SURF, Summer Research something. मुझे देखने हैं इसका acronym से क्या बनता है. But that's another thing you can apply to. और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को लेते हैं. मैंने अप्लाई किया था and I got admitted, but I couldn't go क्योंकि उसमें आपको मेरे ख्याल से 2-3 weeks of your semester are lost in that, और वो मेरे लिए अच्छा नहीं था. But that's definitely something you can look at. और बाकी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, मसलन सिंगापुर की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि समर रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम्स ऑफर करती हैं. So those are also very helpful. और दूसरा आपका क्वेश्चन GRE के बारे में था. GRE मैंने भी 3rd ईयर के एंड में दिया था. I think it's a good time. Valid, I don't know अभी क्या validity है. उस वक्त I think 3 years के लिए valid था, but you can check on the website.
अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन है, मजीद इसके साथ ऐड करूंगा कि जिस तरह इंटर्नशिप होती है, तो इंटर्नशिप्स हम मतलब, अब मैं सिविल रिलेटेड फील्ड से हूँ, तो हमारी तो ऑब्वियसली हम किसी कंपनीज के साथ करते हैं, तो वो कंपनी मैटर करती है कि नहीं, कि बस आपने इंटर्नशिप की है 2 से 3 दफा की है या एक ही दफा की है और रिसर्च पेपर्स ही लिखे हैं वगैरह, मतलब शायद आई थिंक जिस तरह सलमान ने पहले कहा है, कंपनी मैटर, वर्क मैटर करता है, ठीक है। कंपनी बेशक नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, डजंट मैटर। अगर इंटरनेशनल हो, वेल एंड गुड, उन्हें थोड़ा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। बट कंपनी उनके अगेन, इवन दो नेशनल छोटी सी भी कंपनी है, तो जिस तरह काम आपने जो किया है, ठीक है, फील्ड से रिलेटेड जो काम, या एटलीस्ट जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हो उससे रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो फिर इट मैटर्स। तो नेशनल इंटरनेशनल का फर्क नहीं है। बट अगेन आस्क माय पैनलिस्ट उनका क्या ख्याल है, बट अगेन दैट्स माय थिंकिंग। इब्राहिम, आपसे स्टार्ट करते हैं कि मैं बिल्कुल, मैं ठीक कह रहा है। आप आपका काम मैटर करता है, ये नहीं मैटर करता कि कोई मल्टीनेशनल है या लोकल कंपनी है, आपने किया क्या है उस कंपनी में, वो मैटर करता है बेसिकली। बिल्कुल। सलमान, आप कुछ ऐड करना चाहोगे इस पे? नहीं, 100% एग्री। ठीक है, थैंक यू। वी हैव फ्यू मोर क्वेश्चन। आई थिंक करीमा के कुछ क्वेश्चन रह गए हैं कि वो उन्होंने दोबारा हाथ रेज किया। करीमा जी बताएं, आपके क्या क्वेश्चन रह गए हैं? नहीं, उन्होंने हाथ, अब हम आई थिंक नाराज हो गए हमसे शायद। रॉक स्टार की तरफ होते हैं। रॉक स्टार, एक तो ये अपना प्लीज, अगर ये आपका ईमेल एड्रेस है तो इसको प्लीज चेंज करो। सीवी में ये खुदा ना, अल्लाह का वास्ता ना लिखना। मेरे पास सीवी आ गई, मैं ये देखते ही आपको रिजेक्ट कर दूंगा। ये rockstar@gmail.com हुआ ना, ये इसको जो भी है नाम, प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस बनाओ। ये ठीक है, फ्रेंड वगैरह चल जाता है, लेकिन सीवी पे खुद अल्लाह का वास्ता ये ना लिखना, कहीं जॉब नहीं मिलेगी। क्वेश्चन बता दो अब। हाँ, रॉक स्टार वैसे ही मुझसे नाराज हो गई। रॉकस्टार म्यूट पे हैं आप। करीमा चलें, आप पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। दूसरी बात, पहली बात जो था, जो मेरी जीमेल है वो है अपने नाम पे ही, वो जस्ट यूजर नेम है मेरे इस नाम पे। दूसरी बात, मेरा जो क्वेश्चन था वो रिलेटेड था स्कॉलरशिप्स इन फिनलैंड। अब मैं ईएस का स्टूडेंट हूँ, इंजीनियरिंग साइंसेस का, तो मेरा जो आगे इरादा है करने का फोटोनिक्स की फील्ड में है। अब उस केस में मैंने रिसर्च की थी, उसमें वो फिनलैंड की, इधर फिनलैंड काफी रिसर्च कर रहा है, जर्मनी कर रहा है एंड जापान कर रहा है। तो फिनलैंड और जर्मनी तो ईयू में आ जाते हैं, यूरोप में आ जाते हैं, उनका तो यूरोप रिलेटेड ही होगा। मैंने जापान के बारे में पूछना था, अगर आप में से किसी को एक्सपीरियंस है उसके रिलेटेड। कोई आंसर करना चाहेगा किसी का, अगर जापान रिलेटेड कोई? बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है, आई थिंक मुझे तो नहीं आइडिया यार। वो इनको उसका दे दो, वो मोइन गफूर का अलुमनाई में। ये वो लास्ट टाइम आई थिंक मैं आपको, हाँ, एक मोइन गफूर है, हाँ जी, वो इस फील्ड के हैं। उनका भी ऑलरेडी अगेन उनका सेशन हम दोबारा रख सकते हैं। अल्ट्रा ट्राई, वो पाकिस्तान विजिट कर रहे हैं। मेरी कोशिश होगी हम एक जीआईके में ही सेशन कर लें। तो हाँ, कोई रीसेंट ग्रेजुएट्स वगैरह जापान, ये काफी स्पेसिफिक क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको डांटूंगा। अभी आप टाइटल हमारा जब कह रहे हैं यूएस और यूरोप वाले क्वेश्चन करें, तो आप जापान वाला क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं हमसे? ठीक है, इन दैट केस फिर आप फिनलैंड के बारे में अगर आपको कोई है, अगर इब्राहिम, फिनलैंड क्या, आप रिपीट करें क्वेश्चन प्लीज अपना। फिनलैंड का क्या? ये नहीं, फिनलैंड में अगर लाइक ईएस फोटोनिक्स रिलेटेड अगर स्कॉलरशिप्स के लिए अगर कोई आपको आइडिया है। आप इरास्मस, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्योंकि मेरी फील्ड नहीं है, पर आप इरास्मस मंडस के अंडर आप सर्च करें, इरास्मस मंडस की स्कॉलरशिप्स हैं, आई थिंक उसमें मोस्ट प्रोबेबली फोटोनिक्स की होंगी। चले, इन दैट केस आल्सो आई वुड अप्रिशिएट कि अगर आप वो ईएस जो आप सेशन कह रहे थे कि कर लेंगे उनके साथ जो ईएस के स्टूडेंट हैं, आई वुड अप्रिशिएट अगर आप। नहीं, ईएस का हम स्पेसिफिक नहीं करेंगे, हम जनरल सेशन करेंगे जिसमें सारे होंगे। ईएस रिलेटेड नहीं करेंगे। ईएस के आई थिंक वो जो आपके डीन है वो काफी कर रहे हैं ईएस स्पेसिफिक। तो हम जीके अलुमनाई सिर्फ एक सोसाइटी, एक फील्ड या किसी उसको नहीं कर रहे, हम जेनेरिक सारे स्टूडेंट्स को कैटर कर रहे हैं। तो हम अगेन ट्राई करेंगे जिसमें ये कोई स्पेसिफिक बंदा ले आए जो ईएस स्पेसिफिक भी कर सके। बट हाँ, नो प्रोमिसेस टू डू अस ईएस स्पेसिफिक सेशन। सॉरी इब्राहिम, इनका बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है। वो जो मोइन गफूर है, उसने मास्टर्स इन फोटोनिक्स ही किया है फिनलैंड। आई थिंक वो बहुत सूटेबल होगा इनका जवाब देने के लिए। हाँ ठीक है यार, आप रीच आउट कर सकते हैं। हाँ, लिंक्डइन पे, मैं भी यही कहना था, लिंक्डइन पे रीच आउट करें मोइन गफूर। और इस तरह के अक्सर क्वेश्चन अगेन सेशंस का आप लोग इस तरह वेट ना किया करें। कोई इस तरह के स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जो आप आ रहे हैं, आप लिंक्डइन अगेन हर बंदे का, आई एम अज्यूमिंग हर स्टूडेंट का है, उस पर आप जाके, एक हमारा जीके अलुमनाई का भी है, उसके अलावा भी आप जनरल सर्च करोगे उस कंट्री रिलेटेड या उस फील्ड रिलेटेड, आपको काफी लोग मिल जाएंगे। तो उसमें आप रीच आउट करके जीके और नॉन जीके किसी
एज लॉन्ग एज पाकिस्तानी आप रीच आउट कर सकते हैं, वो आपको हेल्प कर देंगे, ना आपको कोई भी नहीं करेगा। बट थोड़ा पेशेंट होना पड़ता है, हर किसी की लाइफ होती है, जॉब होती है। हम बीइंग ए स्टूडेंट कह रहे थे वो फौरन रिप्लाई कर दे, तो 2-4 दिन का मार्जिन दीजिएगा उसे, आपको हर बंदा रिप्लाई कर देगा विद प्रॉपर गाइडेंस। मेरे भाई दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, क्योंकि जब मैं भी अप्लाई कर रहा था तो अलुमनाई ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। मैंने इवन आप सीनियर बैच 1 बैच 2 के लोगों को कांटेक्ट किया था। डॉक्टर फैसल काशिफ है, उन्होंने MIT से PhD की थी और वो उस वक्त काफ़ी अच्छी फर्म में जॉब कर रहे थे, और मैं रिप्लाई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, पर उन्होंने मेरी पर्सनल स्टेटमेंट कोई 5-6 दफ़ा रिव्यू करके मुझे उसमें इटरेशंस करके दिखाई थी। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, यू शुड रीच आउट लिंक्डइन पे, फेसबुक पे। पर प्लीज़ अपने जब आप रीच आउट करते हैं तो मुझे कुछ जब आती है ना, उसमें आती है हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू डूइंग, ये ना करें। बी वेरी स्पेसिफिक कि आई वांट टू अप्लाई फॉर मास्टर्स इन द US, आई नीड हेल्प विद माय पर्सनल स्टेटमेंट। बहुत जेनरिक रखेंगे फिर भी मुश्किल हो जाता है कि कैन यू हेल्प मी विद एडमिशंस, दैट्स वेरी जेनरिक, उसमें आपको मोस्ट प्रॉब्ली रिप्लाई कोई नहीं करेगा। वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चंस, और क्वेश्चन आप अपने पहले ही उसमें पूछने, देयर इज नो यूज टू हेलो अस्सलाम वालेकुम फिर जब दूसरा बंदा रिप्लाई करे और फिर आप क्वेश्चन पूछें। तो बी केयरफुल अबाउट क्राफ्टिंग योर ईमेल या योर मैसेज, बट डेफिनेटली रीच आउट अलुमनाई को और बाकी लोगों को। हाँ बिल्कुल, सलमान ने बहुत अच्छा, मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। मेरा मैनेजर US में गोरा होता है, उससे मैं हेलो हाय करता हूँ, मुझे रिप्लाई नहीं करता अनलेस मैं उसे अपना मसला बताता हूँ, मुझे ये मसला हो गया, तो तब अगेन किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है। ये ग्रीटिंग्स ये पाकिस्तान में ठीक है, हमारा कल्चर है ठीक है, लेकिन आप बाहर जिसको रीच आउट कर रहे होते हैं ना, उसके पास इतना टाइम नहीं होता। और अगेन जिस तरह मैं अभी सेशन भी मेंशन किया है, गाइस प्लीज रिसर्च करके जाया करें। अब आप हमजा को सारे ये 15 क्वेश्चन ये ना चले जाएं कि फुल ब्राइट की डेडलाइन क्या है। आजकल के दौर में ये क्वेश्चन करना बहुत, मतलब वो अगला बंदा भी कहेगा यार कितना ये हड हराम है कि एक सर्च भी नहीं कर सकता गूगल पे जाके। तो आपने उसका टाइम भी बचाना है, और वो आपको रिप्लाई भी जिस तरह सुलमान ने कहा तब करेगा जब आप उसका वैलिड क्वेश्चन, अच्छा वेल क्राफ्टेड मैसेज उसे भेज रहे हो कि यार ये मैंने करना है, ABC मैं ट्राई कर चुका हूँ, अब मैं स्टक हूँ या मुझे हेल्प चाहिए तो बताओ। उसमें हमजा को भी लगेगा यार ठीक है यार, ये बंदा खुद भी कुछ कोशिश कर, सिर्फ मुझे आके ये नहीं कह रहा कि उंगली पकड़ के मुझे मेरी डेस्टिनेशन पे ले जाओ। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, खुद सारी रिसर्च करके जितनी आपसे ह्यूमनली पॉसिबल है करके फिर रीच आउट करें सीनियर्स को। जिस तरह हम सुलेमान ने कहा है, बैच 1 से लेके बैच 27 जो ग्रेजुएट हो चुके ना, आपको कोई भी नहीं करेगा। थोड़ा सा पेशेंट होना पड़ता है, 1-2 दिन जब भी उन्हें टाइम मिलता है, जब भी होगा तो आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करीमा, आपका माइक चल रहा है अब। जी सर, आई वांटेड टू आस्क कि जो US स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ है उसके अंदर, फॉर एग्जांपल आई हैव अप्लाइड फॉर नाइट हेनेसी जो कि स्टैनफोर्ड का है, तो सर ऐसी स्कॉलरशिप्स में या इवन व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर द एडमिशन भी उसके अंदर डाइवर्सिटी पॉइंट होती है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी एग्जांपल दूँ, सो आई बिलोंग अ वेरी माइनॉरिटी ऑप्रेस्ड कम्युनिटी इन पाकिस्तान, सो इफ़ आई मेंशन दैट इन माई पर्सनल स्टेटमेंट, और मैं उसको मेंशन कैसे करूँ सो दैट वो काउंटर प्रोडक्टिव ना हो जाए मेरे लिए। दैट वाज माई क्वेश्चन। That's a very good question, करीमा। सलमान। हाँ, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, और वो डेफिनेटली इस बात को अप्रिशिएट करते हैं। और यहाँ पे स्पेशली कैलिफोर्निया में जहाँ स्टैनफोर्ड में अप्लाई करें, डाइवर्सिटी DEI उसे कहते हैं, डाइवर्सिटी इक्वालिटी एंड इंक्लूजन, काफ़ी ज़्यादा उसका ख्याल करते हैं, और स्पेशली सेशंस भी होते हैं फॉर पीपल हु आर अंडर रिप्रेजेंटेड इन अ फील्ड, जिस तरह स्पेशली इंजीनियरिंग फीमेल्स आर अंडर रिप्रेजेंटेड, तो यहाँ से काफ़ी ख्याल रखा जाता है। तो डेफिनेटली मेंशन दैट, और उसका डेफिनेटली वो लोग they take that into consideration. जो दूसरा आपको क्वेश्चन था कि किस तरह मेंशन करने हैं कि आपके काउंटर प्रोडक्टिव ना हो जाए, तो उसके यही है कि आप एक स्टेटमेंट लिखो, ठीक है, फिर किसी भी सीनियर को रीच आउट करो, सलमान को रीच आउट कर सकते हैं, तो वो आपको गो थ्रू अगेन एक आधी दफा करके अब वो आपको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो अगेन वही होता है, टीचर आप अपने किसी प्रोफेसर के पास चले गए जाए, दे कैन गाइड यू, यू कैन रीच आउट टू अलुमनाई एनी टाइम। तो बेस्ट वही होगा, क्योंकि हमें अपनी तरफ से लग रहा होता है कि हाँ ठीक है हमने टेक लिख दिया, लेकिन बेस्ट ये होता है सेकंड सेट ऑफ आइज भी लेना, तो वो सबसे बेस्ट हो जाएगा आपके लिए। जी सर, मैंने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट वैसे एक दफ़ा लिख दी है, बट उसके अंदर बिकॉज़ मेरी लीडरशिप रोल्स भी काफ़ी ज़्यादा है, और मेरी बाकी मतलब मैं गूगल डेवलपर्स में थी, और इसके अलावा भी मेरे अपनी कम्युनिटी के लिए जो मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं मशीन लर्निंग के ऊपर और NLP और इमेज प्रोसेसिंग के अंदर, वो बहुत सारे, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि हाउ डू आई
कि पर्सनल स्टेटमेंट इज़ ऑल अबाउट योर लाइफ स्टोरीज में भी, और उसके अंदर जो आपके एक्सपीरियंसेस है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती कि उसके अंदर टेक्निकल चीज़ें भी मैंने लिखनी है सो दैट आई कैन शो देम कि मैंने ये सारे काम भी किए। तो वो मेरी बहुत लेंदी हो रही थी, सो आई मतलब मैं इस चीज़ में बहुत स्टक थी कि मैं उसको किस तरह से सही बनाऊं कि उसके अंदर मेरी लाइफ स्टोरी भी आ जाए और मेरी जो बाकी टेक्निकल साइड है वो भी मैं उसको दिखा सकूं। तो आई वुड रियली अप्रिशिएट कि अगर मैं मतलब ड्राफ्टिंग इस तरह से हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर दैट। ठीक है, अगेन हाँ, जिसने क्रीमा सलमान ने कहा, आप सलमान को रीच आउट कर सकती हैं, और भी काफ़ी सारे हमारे एलुमनाई होंगे। अगेन उसके लिए आपको आई थिंक टूल्स आने चाहिए, लिंक्डइन, फेसबुक वगैरह, आपने वो बंदा ढूंढना है, उनको रीच आउट करें। एवरीवन वुड बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू गाइस एनी वे पॉसिबल। ठीक है, और पर्सनल स्टेटमेंट के बारे में आपने अच्छी बात की। आई थिंक जनरल एडवाइस भी दैट्स गुड कि पर्सनल स्टेटमेंट में का ये मतलब नहीं होता कि आप अपनी सीवी में से कॉपी पेस्ट करके वही चीज़ें दोबारा लिख लें। पर्सनल स्टेटमेंट इज मेंट टू बी पर्सनल, यानी नाम में पर्सनल। तो ये नहीं कि आई डिड प्रोजेक्ट एक्स, आई डिड प्रोजेक्ट वाई, आई डिड प्रोजेक्ट सी। इट हैज़ टू बी होल पर्सनल स्टोरी अबाउट यू। उसमें टेक्निकल चीज़ें भी ऑफ कोर्स आ जाती हैं, but also personal stuff like what motivates you, why do you want to do a master's, why in this field, and so on. ठीक है, but हाँ, happy to review. ठीक है, थैंक यू सलमान। हमजा, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा आपकी तरफ डाइवर्ट करता हूँ कि डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन वाला पीस, हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस इन फुल ब्राइट एप्लीकेशन? हाँ, फुल ब्राइट में तो काफ़ी इसको वो लोग कैटर करते हैं, क्योंकि मतलब यहाँ पे उनका एक तरह से मतलब भी मकसद ये कि ये है फुल ब्राइट मास्टर्स एंड कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम। उनके मतलब 2 मिशन है ना, कल्चरल एक्सचेंज भी करने। तो वो ये है कि एक वो काफ़ी डाइवर्स मतलब पाकिस्तान की डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोगों को इंक्लूड करना चाहते हैं उसमें, मतलब जो कोहॉर्ट भेजते हैं 1 साल। तो अगर एप्लीकेशन बनने की स्ट्रॉन्ग हो और साथ में ये पॉइंट भी हो कि कल्चरल डाइवर्सिटी आ रही है, तो ये डेफिनेटली एक हेल्पिंग फैक्टर है फुल ब्राइट के लिए स्पेशली। ठीक है, थैंक यू हमजा। आई थिंक इब्राहिम सेम गोस फॉर यूरोप एज वेल। ओवरऑल ग्लोबल में हम देख रहे हैं कि डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन पे हर तरफ, इवन कंपनीज में, जॉब्स में भी काफी ज्यादा पुश है। तो आई थिंक सेम वुड बी हैपनिंग इन यूरोप एज वेल। व्हाट डू यू थिंक? सही कह रहे हो, इतना कोई वो नहीं है डिफरेंस। हाँ, तो अगेन क्रीमा, आई थिंक आप इसको मेंशन करें, इसको रिव्यू करवा के आप इसको नॉट ओनली इन यूएस, यूरोप में भी इसको यूज कर सकती हैं। अब्दुल समद अरूज। अच्छा, मेरे पास ये जनरल क्वेश्चन है कि फॉर अ पर्सन हु हैजंट कंप्लीटली डिसाइडेड कि उसको यूरोप जाना है या कनाडा यूएस वाली साइड पे जाना है, तो जैसे जब इब्राहिम भाई ने मेंशन किया था कि यूरोप साइड पे आपको जीआरई ज़रूरत नहीं पड़ती उसकी, तो ये जो मैं थर्ड ईयर में हूँ, अभी जो समर आएगा, तो should I spend my time working on German specific required tests, yeah, I should be on the safe side and do GRE, in which way I think कि मैं German side पे भी safe रहूँगा और फिर US Canada side पे भी। ठीक है, थैंक यू अब्दुल। इब्राहिम को आंसर करने से आई डाउट इट कोई जनरल स्पेसिफिक टेस्ट हैं। इब्राहिम प्लीज करेक्ट मी, माय अंडरस्टैंडिंग कोई जनरल स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होंगे, बट नहीं, जर्मन लैंग्वेज की, सॉरी मैं सुना नहीं, जर्मन लैंग्वेज की बात कर रहे हैं ना? नहीं, लैंग्वेज का नहीं, कोई जनरल स्पेसिफिक टेस्ट कह रहे हैं अब्दुल समीर। मेरा मतलब है जर्मन स्पेसिफिक, नॉट जनरल, जर्मन। उनका कोई स्पेसिफिक टेस्ट तो नहीं होगा। नहीं, आप लैंग्वेज की बात कर रहे हैं? नहीं, लैंग्वेज नहीं, नहीं हो गया जी, जिस तरह वो कह रहे हैं जीआरई है, इस तरह यूरोप में कोई और है, मेरा नहीं ख्याल कोई और स्पेसिफिक। कोई जर्मनी की कोई टेस्ट नहीं है सवाई टोफल की, आई थिंक वो टोफल की आई थिंक क्या तैयारी होनी है, बहुत जनरल सा टेस्ट है। अरे यूरोप के लिए आपको ऐसा, आई थिंक यूएस में जीआरई चाहिए, यूरोप में आपको नहीं चाहिए। वो जर्मन में भी आई थिंक जो जर्मनी के लिए सिर्फ चीज़ है वो लैंग्वेज है, उसका कोर्स हो सकता है, लेकिन जिस तरह इब्राहिम ने कहा वो फर्स्ट सेमेस्टर्स में आपको कर रहे होते हैं। So for a person who hasn't completely like decided कि यूरोप साइड पे जाना है या उस साइड पे, so would one of you recommend कि जीआरई करो या ना करो? ये आई थिंक मेरे ख्याल में अगर आप टाइम, पैसे और एफर्ट आप एज लॉन्ग एज, आई थिंक मेरी ही होगी बिफोर पैनलिस्ट, आपका जीपीए नहीं इम्पैक्ट हो रहा, ये ना आप सारी एनर्जी जीआरई पे लगा दो जैसे जीपीए इम्पैक्ट हो जाए। एज लॉन्ग एज इट्स नॉट इम्पैक्टिंग जीपीए, आपके पास इंटर्नशिप नहीं है और यू हैव टाइम, तो आप या डेफिनेटली डू इट। हमजा, आप क्या कहते हैं इस पे? यूएस अगर स्पेसिफिकली आप करना है, और मतलब अगर आपका अनलेस के बहुत एक स्पेसिफिक है कि जर्मनी ही जाना है या यूरोप ही जाना है, तो फिर तो फायदा नहीं है करने का। लेकिन अगर आपने बैकअप रखना है यूएस को, फिर तो लाजमी एक है चीज़, मतलब जीआरई के बगैर तो यूएस में कहीं पे नहीं है एडमिशन, तो लाजमी।
और आई थिंक फाइनेंशियली फुलब्राइट आपको रीइंबर्स भी करते हैं, हमजा नहीं जीआरई के फीस? जीआरई के फीस मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, आई थिंक मे बी, पर आप देख सकते हैं वेबसाइट पे, आई थिंक इफ यू हैव अ स्कोर अबव अ सर्टेन थ्रेशोल्ड तो आपको रीइंबर्स करते हैं। 100% नहीं है पर चेक करें वेबसाइट पे। ठीक है, थैंक यू अब्दुल समी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम हसना अरशद। Thank you. Assalamu alaikum. I'm a final year student from civil engineering here at GIK, and since I'm applying for masters this year, I wanted to ask, actually I have a general question and I'm curious about the competition between Pakistani universities in the international market। जैसे कि हमें पता है यहाँ पे कि जीकी वालों को जो है ना, जीकेम्स को जीकी वाले बहुत मुश्किल से जीपीए देते हैं, लेकिन ये पूरे पाकिस्तानीज़ को पता है। और कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़ जैसे यूईटी, वहाँ पे 3.9 वाले जीपीए सीजीपीए होल्डर्स होते हैं और उनका वो इतने अच्छे इंजीनियर्स नहीं होते हैं। हमें लाइक आई हैव सीन कि यहाँ पे 3.5 बहुत मुश्किल से लोगों को मिलता है, बट वो काफ़ी उनको आता होता है, काफ़ी प्रैक्टिकली दे हैव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। लेकिन फिर जब वो अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि जीपीए भी मैटर करता है। तो बस मैं ये पूछना चाह रही थी कि हम ऐसा क्या डिफरेंट करें, या क्या उनको पता है, या क्या वो जीकेएम्स को प्रेफर करते हैं, और अगर वो नहीं करते तो हम अपनी एप्लीकेशन को किस तरह डिफरेंट और बेहतर बनाएं। जैसे इंडिया की भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी, उनको भी जीपीए ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है और यहाँ पे ये जीके में बहुत प्रॉब्लम है, जबकि यहाँ पे अच्छा लाइक स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन कंपैरेटिवली विद अदर यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छा है। तो हम ऐसे क्या करें? तो ये बहुत जेन्युइन इशू है। ठीक है, एक एक करके हम अपने पैनलिस्ट से पूछ लेते हैं। हमजा, आपसे स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका उन्हें ये तो पाकिस्तान को पता नहीं पता, आप इसको इन द फॉर्म ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कन्वर्ट कर सकते हैं। आप जिस तरह आपने कहा कि जेके में ज़्यादा मुश्किल पढ़ाई है और आपको ज़्यादा टफ करिकुलम के थ्रू पास करते हैं या ज़्यादा टफ टाइम देते हैं, तो आपने इसको ट्रांसलेट करना है इन टर्म्स ऑफ योर प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स, जॉब्स जो आप सिक्योर करते हैं। तो ये मतलब ऑन पेपर तो अगर उन्हें पता नहीं भी चल रहा ट्रांसक्रिप्ट से, तो आपने इसको खुद कन्वर्ट करना होगा अपने जो सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स हैं या इसके अलावा हॉबी प्रोजेक्ट्स हैं या इवन जो इंटर्नशिप्स आपने की हैं या जॉब्स आपने सिक्योर की हैं या कोई पब्लिकेशन है, तो इस तरह आप उस एक्सपीरियंस को कन्वर्ट कर सकते हैं किसी सॉलिड एग्जाम्पल की फॉर्म में। तो वो बल्कि इवन मैं तो कहूँगा कि जीपीए से भी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर है ये जो सॉलिड एग्जाम्पल्स है ना, जीपीए से ज़्यादा एक फैक्टर है जो आप यूज़ कर सकते हैं। जी सलमान, आपका क्या है? आपको तो खैर आप तीनों को तो नहीं मसला हुआ, लेकिन जनरल पॉपुलेशन को अगर ये इशू है, जीपीए कम है और बाकी कंपेटिटर्स का ज्यादा है, तो किस तरह हम इसको कवर अप करें? हाँ नहीं, हमजा की बात से 100% एग्री, आप इसको बाकी चीज़ों से कवर कर सकते हैं, पर मैं क्वेश्चन के बेसिक प्रेमिस से नहीं एग्री करता। आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान में नहीं पर बाकी दुनिया में आई डोंट थिंक कि आप अपने आप को स्पेशली ट्रीट करवा सकते हैं कि जेईके ज़्यादा मुश्किल है, जेईके के सिलेबस ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि एट दैट पॉइंट आई मीन आपका कंपटीशन है सारी दुनिया के साथ है। अगर आप यूएस अप्लाई कर रहे हैं, यूरोप अप्लाई कर रहे हैं, इंडिया से भी अप्लाई करेंगे, चाइना से भी अप्लाई करेंगे, हर जगह से लोग अप्लाई करेंगे, और इन दैट केस आई डोंट थिंक आपको ये एक्सक्यूज होल्ड्स वाटर के जेईके की पढ़ाई ज़्यादा मुश्किल है या जीपीए कम देते हैं। जेईके से लोग ग्रेजुएट होते हैं जिनका परफेक्ट 4 भी आते हैं, मेरा नहीं था पर लोगों का आता भी है, तो आई डोंट थिंक दैट एक्सक्यूज इज वैलिड। ठीक है, थैंक यू। इब्राहिम, यूरोप में क्या पर्सपेक्टिव है? सेम? हाँ, मेरे भी ख्याल है, मोर और लेस मिथ ही है वैसे कि नहीं हंसना लेट्स से अगर है भी कम तो आपको कहीं ना कहीं से तो कवर करना है ना। आप बाहर एप्लीकेशन भेज रहे हैं, उसमें आप इंटरव्यू होता है कंपनीज के साथ, वहां आप ये कवर कर सकते हो, बट जब आप एप्लीकेशन दे रहे हैं तो वहां आपको ये चांस नहीं मिलता एक्सप्लेन करने का। इवन दो अगेन कंपनीज भी अब ये नहीं मानती। शुरू में जब क्वालिटी ऑफ एप्लीकेंट्स अच्छे थे उस वक्त चल जाता था, अब तो ये कोई भी नहीं मानता। तो आपको वही जिस तरह सारों ने कहा है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करके, जो इंटर्नशिप आप ऐसी करके दिखाएं, कुछ रिसर्च पेपर हो जो आपको ये चीजें कवर अप कर लें, तो बेस्ट यही होगा कि आपको लगता है आपका जीपीए एज कंपेयर टू अदर कैंडिडेट्स कम है, तो आपने कुछ उसको कवर अप करने के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना है। ऑलराइट, थैंक यू। इब्राहिम, नेक्स्ट इब्राहिम सलीम। थैंक यू। तो अगर आप यूरोप अप्लाई कर रहे हैं स्पेसिफिकली
और अगर आपकी डिग्री delayed है by year, but you have covered that up, you've got a good GPA now, and you've got other stuff like a research paper under your belt. So does that affect your chances of getting in if your degree is delayed by a year or something like that? And also about the US, अगर आप US में apply कर रहे हैं, how likely is that to impact your admission? आई थिंक इसी तरह के क्वेश्चन चैट पे भी था. आई थॉट वो दोनों क्वेश्चन हम इकट्ठे कर लेते हैं. आई थिंक किसी ने ये गैप्स का पूछा है कि अगर कोई गैप्स हो, आई थिंक वो जॉब वाले गैप की बात कर रहे हैं. आई थिंक इसी तरह के ये डिले प्रोग्राम का भी आ जाता है, तो सारों से हम पूछ लेते हैं कि हाउ इज गोना इम्पैक्ट योर एप्लीकेशन. इब्राहिम, क्या इम्पैक्ट होगा इसका? मैं सब यूरोप का बताऊंगा. जी जी. वो आई डोंट थिंक कितना मैटर करता है, क्योंकि मेरे को भी पता है कि हमारे बैचमेट्स जिनका लेट्स से जीपीए भी इतना अच्छा नहीं था, वो भी गए हुए हैं यूरोप. जिनकी डिग्री डिले थी इवन वो भी गए हुए हैं. तो वो एज लॉन्ग एज आपकी एप्लीकेशन अच्छी हो, एलओआरस वगैरह अच्छे हो, तो डिले इंसान की सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, किसी पर्सनल रीजंस, कोई फैमिली में मिसहैप वगैरह हो जाए, तो आगे भी सारे इंसान बैठे हैं, वो दे डू अंडरस्टैंड इट, ठीक है, ना ही वो इसमें जाते हैं. तो इट्स हो जाना कोई मसला नहीं है. इसको इससे बिल्कुल डिस्करेज नहीं होना कि भाई ड्यू टू व्हाटएवर रीजंस, ठीक है, उसकी वजह से डिले हो. तो उसमें वैसे एज लॉन्ग एज योर जीपीए इज गुड, फाइनल जीपीए जो आपका फाइनल आया है, एलओआरस वगैरह, आपकी पर्सनल स्टेटमेंट्स, बाकी ओवरऑल प्रोफाइल अच्छी है, तो आई थिंक अगेन सलमान और हमजा भी कहेंगे कि यूएस में भी एज सच इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा. जी सलमान, कुछ आप ऐड करना चाहो? नहीं, आई थिंक दैट्स वेरी वैलिड एज लॉन्ग एज आप मेंशन करें अपनी एप्लीकेशन में कि व्हाटएवर पर्सनल रीजन, खाना खास्ता बीमारी हो गई थी या सम फैमिली इश्यूज, नो वन केयर्स. Apart from that, so there is a perception that if you have a lot of courses withdrawn from your degree at a certain point in your degree, right? So you withdrew a lot of courses and you applied for them later. So does that impact your chances of getting in, or is that just okay? Withdrawal का I think transcript में mention होता है, right? Ibrahim Salim, if I'm not mistaken. Yeah, they are mentioned on your transcript. हाँ, तो आई थिंक क्वेश्चन इज जो इस पैनलिस्ट के लिए तो बिल्कुल ये अगेन सारे चौके वाले हैं. चौके वालों से आप क्वेश्चन विथड्रॉल वाला पूछ रहे हैं, आई डाउट इट इनमें से कोई आंसर कर सकेगा, लेकिन स्टिल पूछ लेते हैं कि क्वेश्चन इज कि अगर ट्रांसक्रिप्ट में काफी ज्यादा, इब्राहिम कितने ऑन एवरेज 3-4, इससे भी ज्यादा की बात कर रहे हैं हम? नहीं, अगर आपके किसी एक सेमेस्टर में आपने 2-3 कोर्सेज विथड्रॉ किए, ठीक है, चलो लेट्स अज्यूम हम लेके चलते, नहीं उसकी क्या वो वाली बात होगी ना. आई थिंक नहीं वही एकेडमिक रीजंस है. सो एकेडमिक रीजंस की वजह से 2-3 विथड्रॉल एक सेमेस्टर में आ रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट होगा एप्लीकेशन पे. इब्राहिम, आपसे स्टार्ट करते हैं. यूरोप में यार विथड्रॉल का मुझे आइडिया नहीं है. मैं नहीं ख्याल ऐसे होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि वो एफ तो नहीं है ना, या सी या इस तरह ग्रेड तो नहीं है. आई थिंक आई गेस कि आपने, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसा कोर्स में विथड्रॉ किया है कि जो आपके जिस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड है, तो मैं गैस ही कर सकता हूँ वो तो नहीं इम्पैक्ट होगा. तो अच्छा, लेट्स से यू विथड्रॉ कोर्स और लेटर ऑन आप अपेयर करते हैं, यू गेट एन ए, राइट? तो मेरे ख्याल से उस टाइम पे तो इफेक्ट नहीं होना चाहिए ना, मतलब इवन अगर वो रिलेटेड है, लेट्स से इट्स कंट्रोल सिस्टम्स और वे कंट्रोल सिस्टम्स में ये आप जिस आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, ये यानी कोई बेसिकली कोई सेट रूल्स नहीं है कि जिस पे आपकी एप्लीकेशन वेट होती है, ठीक है. आगे जो बंदा बैठा है वेरी कर सकता है, हो सकता है एक बंदा कहे कि अच्छा क्यों इसने विथड्रॉ किया, ये कोर्स इसको पसंद नहीं आया, क्या चक्कर है, तो थोड़ा मुश्किल है इसको आंसर करना. लेकिन आई थिंक इन जनरल अगर वो कोर्स जो आपने विथड्रॉ किया है और बाद में उसमें ए ले लिया भी है, तो आई गेस इशू नहीं होना चाहिए. राइट, बिल्कुल. हमजा, आपका क्या ख्याल है? हाँ, मेरे ख्याल से अगर आप उसकी प्रॉपर बैकअप रीज़न दे सकते हैं, एसेस की मैं जब बात करूँ फुलब्राइट की, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि इस सेमेस्टर में ये सब कुछ चल रहा था, बल्कि ये इसको आप कन्वर्ट करके फ्लिप करके एज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट यूज़ कर सकते हैं कि मैंने इस कोर्स में पहले मैं विड्रॉ करना पड़ा, बट आई रिकवर्ड फ्रॉम इट टू द एक्सटेंट दैट आई गॉट एन ए. इसको आप प्रेजेंटेशन की बातें मेनली कि आप इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं एसेज में, तो सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट आपकी नहीं देखेंगे, आप जो उन्हें बताएंगे आपकी पूरी स्टोरी, तो द सेम ट्रांसक्रिप्ट जो है ना, दे कैन लुक एट इट वेरी डिफरेंटली. दो लोगों के अगर विड्रॉल्स हैं, एक बंदा अगर उसे एक्सप्लेन करता है कि मैंने इससे रिकवर किया और ये किया, तो उसको इंस्टेड ऑफ अ वीक पॉइंट इट कुड बी अ स्ट्रांग पॉइंट फॉर हिम. यप.
Very well said, Hamza. Again, वही will point है, again you have to tell जो story आपने बतानी है, how good at you are at selling your story. सुलमान, कुछ आप ऐड करना चाहोगे इस point पे? नहीं, I think that covers it. ठीक है, thank you. I think Ahmed, sorry Ibrahim, sorry. I think आपने काफी question कर लिए, बाकियों को chance दें. We are just left with 6 minutes. Ahmed, quickly आप अपना questions कर. Okay, so I have a few questions, but the one that's bothering me is right now that there are certain GRE subject tests. So do they have a positive impact on the scholarship or admission process if we take those subjects, because those tests are actually quite hard and time consuming, either in the personal statement, if it's going to benefit us, or in the scholarship or admission process in the US? Salman, I think आपसे related है. मैंने SAT के subject test का सुना है. GRE के subject test का मैं पहली दफा सुन रहा हूँ. And if they are not required, I don't think there's any need to take them. Yep, makes sense. Hamza, आप कुछ ऐड करना चाहो? हाँ नहीं, फुल ब्राइट के लिए तो बस सिंपल GRE रिक्वायरमेंट है. सब्जेक्ट टेस्ट बिल्कुल मैटर नहीं करते उसके लिए, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन उनने हैंडल करनी है और आगे वो यूनिवर्सिटीज को भेजेंगी नहीं वो टेस्ट, आपको सिर्फ GRE भेजेंगे. तो स्कॉलरशिप के लिए बिल्कुल जरूरी है. ठीक है. Okay, just another quick question. So what if you want to change your major? So आपकी bachelor's degree किसी और में, but you'd like to take an MS in another degree, let's say for example computer science. So is there any extra steps that you need to take to do so, or is this even possible or not? Ahmed, when did you join this session? Again, Ahmed, I think time नहीं है हमारे पास, रीजन मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आंसर हो चुका है. सलमान इसकी परफेक्ट एग्जांपल है, इवन हमजा, दोनों इसकी परफेक्ट एग्जांपल हैं. तो व्हाट आई वुड रिकमेंड, एक और जो क्वेश्चन था किसी ने मुझसे पूछा हुआ है, इस सेशन की रिकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होगी, आप उसको रिव्यू कर लें. इसमें क्वेश्चन हमजा सलमान दोनों ने काफी डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ है कि इफ यू वांट टू स्विच आपने क्या क्या करना है, तो वो आपका क्वेश्चन वहां से आंसर हो जाएगा. ये लास्ट क्वेश्चन आर्टूरिस वाईटी जो भी हैं ये पूछ लें आप. आप म्यूट पे पूछ रहे हैं, आपने अगर पूछा है तो. नहीं, आई थिंक हम एक दो क्वेश्चन, हाँ वो सेशन ही उनका आई थिंक मसला हो गया. एक दो क्वेश्चन मैं चैट से ले लेता हूँ. अच्छा, हमजा और सलमान थैंक यू, आप लोग साथ साथ कुछ आंसर कर रहे थे. एक इटली का क्वेश्चन है, बड़ा स्पेसिफिक हो जाता है, तो इसको भी मैं छोड़ देता हूँ. अच्छा, एक जो आई थिंक होगा आयशा हबीब का क्वेश्चन है, हाउ टू राइट एन परसुएसिव ईमेल टू अ प्रोफेसर फॉर सुपरविजन इन रिसर्च प्रोग्राम. सलमान, ये आई थिंक आपसे रिलेटेड है. जी, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया कि आप प्रोफेसर्स को ईमेल करें. पहले मैंने भी 50-60 प्रोफेसर्स को ईमेल की थी, और मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक प्रोफेसर को ईमेल करें. आप अपने सबसे पहले तो ये कि आप सेलेक्ट करें प्रोफेसर आपकी फील्ड की रेलेवेंट हो, ठीक है, और आपके पास कोई रीज़न हो ईमेल करने का. ये नहीं कि एक यूनिवर्सिटी में से हर प्रोफेसर को आपने ईमेल कर देनी है. आप अपने बैकग्राउंड को देखें, अपने इंटरेस्ट को देखें, जिस चीज़ में आप अप्लाई कर रहे हैं उसको देखें, एंड बेस्ड ऑन दैट सेलेक्ट द प्रोफेसर्स यू वांट टू अप्लाई टू. अप्लाई करने से पहले आप प्रोफेसर की वेबसाइट में से जाएं, उनकी रिसर्च पेपर्स कुछ पढ़ें, उनकी लैब में देखें क्या काम हो रहा है, क्या आपने रेलेवेंट प्रोजेक्ट किए हैं उसके या नहीं, और ये सब आप अपनी ईमेल में मेंशन करें. और ईमेल का कोई पॉइंट होना चाहिए, ये नहीं कि जनरल ईमेल, कोई स्पेसिफिक पॉइंट के I'm applying to this, do you have RA positions open in your lab, क्या या आपके पास MS स्टूडेंट्स के लिए पोजीशंस हैं, या आपके पास PhD स्टूडेंट्स के लिए पोजीशन है. तो रेलेवेंट, कंसाइज, irrelevant emails नहीं करनी, relevant प्रोफेसर्स करनी है, और with a specific point. That's my advice. ठीक है, थैंक यू सलमान. आई थिंक एक लास्ट क्वेश्चन, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. लास्ट क्वेश्चन, वुड यू रिकमेंड गेटिंग अ PhD डायरेक्टली आफ्टर अ बैचलर्स और अ मास्टर्स? इब्राहिम. डायरेक्टली आफ्टर मास्टर्स और बैचलर्स और मास्टर्स दोनों का पूछे, बैचलर्स के बाद. यूरोप में, अमेरिका में जैसे होता है कि आप बैचलर्स के बाद PhD प्रोग्राम में बाज़ जगहों पे ले सकते हैं. आप यूरोप में इस तरह नहीं होता, आपको मास्टर्स करना होता है बिफोर PhD. और आफ्टर मास्टर्स अगर आप कहीं डायरेक्ट PhD, तो आई गेस अगर आप श्योर शॉट हैं कि हाँ मैंने एकेडमिक्स में ही जाना है, तो आई थिंक डायरेक्टली कर लें, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है फिर. ठीक है, सलमान आपका कुछ इस पे? नहीं, आई थिंक इट्स द सेम. US में आप अप्लाई कर सकते हैं मास्टर्स लीडिंग टू PhD के लिए. कुछ लोग
वो फंडेड होता है। और कुछ लोग ये करते हैं कि मास्टर्स लीडिंग टू पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं और मास्टर्स के बाद ड्रॉप आउट कर लेते हैं। पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी, इसका मैं नाम नहीं लूँगा, वो स्पेशली इसके लिए बड़ी मशहूर है, तो प्लीज़ डू नॉट डू दैट। उसका बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है। अगर आपने पीएचडी करनी है तो पीएचडी में अप्लाई करें और पीएचडी पूरी करें, वरना फिर प्रोफेसर जो हैं वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और आपकी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को नहीं लेते। ठीक है, थैंक यू सलमान। आई थिंक बस लास्ट 1 मिनट लेफ्ट इसमें। आई थिंक एक मैं आपको फाइनल गो राउंड कर लेते हैं सारों से। कोई फाइनल एडवाइसेस आप लोग स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहें, एनी डूज एंड डोंट्स? काफ़ी हमने डिटेल में डिस्कस किया है, बट वन फाइनल एडवाइस फॉर स्टूडेंट्स। हम रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट करेंगे। हमजा, आपसे स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक पॉइंट जो मेरे जहन में आ रहा था कि ये अच्छा है कि कुछ अर्लियर सेमेस्टर के स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ, तो अभी एक जिस चीज़ पे आप फोकस कर सकते हैं इसके लिए मतलब टाइम अभी अच्छा है। ऑलमोस्ट 4th-5th सेमेस्टर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की जो लोग हैं, एटलीस्ट मैं उन्हें कहूँगा ये अपनी जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है वो चीज़ें आप खुद ऑनलाइन सीखना शुरू करो, उसके और भी प्रोजेक्ट्स करो। फॉर एग्जांपल डेटा साइंस करने हैं, उसकी वेबसाइट्स हैं, काफ़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप उसकी प्रॉब्लम्स, और ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ऑनलाइन सर्च करो। इवन अपने सीनियर से पूछ लो जो कि फाइनल ईयर्स में है कि अभी से आप प्रोजेक्ट शुरू कर दो, क्योंकि बाद में जब आप ग्रेजुएट होगे आपकी सीवी पे वो चीज़ें हों, ताकि आपको ये इशू ना हो बाद में कि कवर अप कैसे करना है या सीजीपीए को। आप जो इंटरेस्ट है उसके आपके पास कोई ना कोई चीज़ें होनी चाहिए, तो अभी से अपना वो प्रोफाइल बिल्डअप करना शुरू करो। इंटर्नशिप रेलेवेंट करो, मतलब रैंडमली अप्लाई ना किया करो चीज़ों को। प्रोजेक्ट्स, इवन जो कोर्स का भी प्रोजेक्ट उठा रहे हो, वैसे भी टाइम तो लगाना ही है, तो अपने इंटरेस्ट का जो आपने आगे फील्ड करनी है उससे रेलेवेंट प्रोजेक्ट उठाओ। ये नहीं है कि बस कोर्स पूरा करना है, तो वो बात है। ये मैं पॉइंट कहना चाहता हूँ। ठीक है, थैंक यू हमजा, थैंक यू सो मच। सलमान, एनी लास्ट एडवाइस फॉर स्टूडेंट्स? सेम, एंड आई थिंक कंट्रोवर्शियल ओपिनियन, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आपने टेक्निकल फील्ड में मास्टर्स या पीएचडी करनी है ना, तो सोसाइटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्रोजेक्ट्स। अगर जॉब नहीं करनी है, अगर नॉन टेक्निकल फील्ड में एमबीए वगैरह नहीं करना, तो उसकी बात कर रहा हूँ। उस केस में आपके साइड प्रोजेक्ट्स हैं, शैली को मैराथन है, इमेजिन कप है, इस तरह 2-3 और वो होते हैं। उन्होंने एटलीस्ट मेरे एप्लीकेशन में बहुत हेल्प की। और कुछ जो इंटरव्यूज होते हैं उसमें भी आपसे पूछा जाता है टेल मी अबाउट दिस प्रोजेक्ट, टेल मी अबाउट दिस प्रोजेक्ट। तो आई थिंक उसमें इन्वॉल्व रहें। और जैसे हमजा ने कहा, कोर्स प्रोजेक्ट्स सोच समझ के, विच विल लुक गुड ऑन योर सीवी। और दूसरी ये कि जब मैं अप्लाई कर रहा था तो मैंने अपनी एक वेबसाइट भी बनाई थी ऑनलाइन, wordpress.com पे जाके। दैट आल्सो हेल्प्स प्रोफेसर्स आपकी सीवी से बढ़कर आपकी प्रोजेक्ट पोस्टर्स, रिपोर्ट्स, इस तरह की चीज़ें अगर देख सकते हैं तो दैट आल्सो हेल्प्स। ठीक है, थैंक यू सलमान, थैंक यू सो मच। इब्राहिम, एनी लास्ट मिनट एडवाइस स्टूडेंट्स, क्या करें क्या ना करें? यार मैं बहुत जनरल सी एडवाइस दूंगा कि अगर आप शॉर्ट मैं सब टेक्निकल मास्टर्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप शॉर्ट जाना चाहते हैं कि भाई हाँ मैंने मास्टर्स करूंगा, आपको कंफर्म है और आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आई मीन यू डोंट नीड द सपोर्ट ऑफ अ जॉब इन योर एप्लीकेशन, तो फिर मेरे ख्याल में आफ्टर ग्रेजुएशन आप जॉब पे टाइम ना जाएगा, डायरेक्ट फिर मास्टर्स के लिए अप्लाई करें। ऑल्दो मैंने भी खुद भी पाकिस्तान में 1 साल जॉब की है कंपनी में, बट आई थिंक आप कंफर्म्ड आपने मास्टर्स करना ही करना है टेक्निकल, तो फिर बैचलर्स के बाद आप ऐसे अपनी एप्लीकेशन ऐसे टाइम करें कि बैचलर्स के बाद आप डायरेक्ट मास्टर्स में चले जाएं फिर। ठीक है, थैंक यू इब्राहिम, थैंक यू सो मच। अगेन एट द एंड, थिंक 2 मिनट ज्यादा हो गए, बट हाँ अगेन एट द एंड, सलमान, हमजा, इब्राहिम, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया गाइस। ये लोग स्पेशली सलमान और हमजा यूएस में बहुत अर्ली उठे हैं आज आप लोगों के लिए वीकेंड पे, तो थैंक यू टू ऑल दीज फोक्स। इन्होंने अपना टाइम निकाला है, आप लोगों को एडवाइजेस दी हैं, आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स किए हैं। 2-3 चीज़ क्विकली, एक दो मुझे मैसेजेस भी आ गए हैं कि इस सेशन की रिकॉर्डिंग कहाँ अवेलेबल होगी। जिस तरह मैंने कहा, यूट्यूब का चैनल है हमारा GIKA के नाम से। मैंने जीके अलुमनाई ने आई थिंक हमारे 3-4 ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ, मैं उन पे भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, वरना आप सिंपल यूट्यूब पे जाके GIK अलुमनाई का चैनल सर्च करेंगे तो इस सेशन की भी और जो हमारे पुराने सेशन हुए हैं उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी। और एक और क्वेश्चन था कि जीके अलुमनाई कितने एक्टिवली ये सेशन, इस तरह के सेशन अरेंज करता है। तो गाइस अगेन हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश है हर वीकेंड पे हो, बट इशू स्टूडेंट्स के साइड पे है। अगेन लास्ट आज वाला एक्सपीरियंस थोड़ा सा अच्छा रहा है, जो आई थिंक मैं नंबर्स देख रहा था हमारे 83-84 स्टूडेंट्स गए हैं, बट अगेन
हमारे जो बैच आ रहा है 600 का बैच आ रहा है, 4 इयर्स के स्टूडेंट मिला के हमारे पास 2400 स्टूडेंट्स बन रहे हैं, और उसमें से जो रेशियो बन रही है ये बहुत ज़्यादा कम बन रही है, जो कि काफ़ी डिमोटिवेटिंग है हम जीके अलुमनाई एसोसिएशन के लिए भी और अलुमनाई के लिए भी। हम अपना टाइम एनर्जी एफर्ट लगा के कर रहे हैं, तो वापस हमें वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। इट्स अ टू वे स्ट्रीट, आप लोग अपना इंटरेस्ट शो करेंगे तो हम इस तरह के एक्टिवली और ज़्यादा सेशन करेंगे। हमारे पास, मेरे पास अलुमनाई रीच आउट कर रहे हैं कि यार सेशन करना है, बट द इशू इज लास्ट सेशन पे मेरे पास 10 बच्चे थे, तो विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। तो एज लॉन्ग एज आप लोगों का इंटरेस्ट होगा, मैंने अपना ईमेल एड्रेस शेयर किया है चैट पे, vpmarketing@GK आप लोग मुझे इस पे रीच आउट कर सकते हो। मेरा आई थिंक नंबर भी सोसाइटीज़ के प्रेसिडेंट के पास एटलीस्ट है, आप उस पर भी रीच आउट करके मुझे रिकमेंडेशन दे सकते हैं। ये वाला यूएस वाला स्पेसिफिकली मैंने इस वजह से किया कि जो लास्ट हमारे स्टूडेंट के साथ इंट्रैक्शन हुई है उसमें मुझे काफ़ी सारे बच्चों ने कहा था कि यूएस का करना है, तो वो हमने किया है। इसके बाद मैं 2-3 सेशन और भी मेरे माइंड में जो कि हम करना चाह रहे हैं। तो एज लॉन्ग एज वी आर गेटिंग अ गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम स्टूडेंट्स, द गोल इज इसको मंथ में 2-3 दफा हम करेंगे, ठीक है। कोविड के बाद जहाँ इतने सारे मसले हुए, ये चीज़ अच्छी हो गई कि अब ये वर्चुअल सेशंस वगैरह का ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो गया, तो अब अलुमनाई के लिए बहुत ज़्यादा इजी हो गया ये करना। तो कोशिश है हर मंथ हम इसे 2-3 सेशन आपके लिए किया करें, ताकि आप लोगों के जितने क्वेश्चंस हैं जो है हेल्प मैक्सिमम अलुमनाई कर सकती है वो हम करते रहें। विद दैट आई थिंक थैंक यू अगेन ऑल टू 3 काजी ब्रदर्स, आप लोगों ने इतना टाइम निकाला स्टूडेंट के लिए हेल्प की। और गाइस जो भी क्वेश्चन है रीच आउट टू मी और रीच आउट टू दीज फोक्स or we would be happy to help. Take care, have a nice day, enjoy your stay at JK. Allah Hafiz.